हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियोस में। हम क्या कर रहे थे, हम इंडियन इकोनॉमिक्स का हम करने वाले हैं चैप्टर 5। हम मुझे पता है कि हमारी वीडियोस थोड़ी लेट आई है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। चलिए अब हम रफ्तार से हम अपना क्या करेंगे, सिलेबस जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, फिर सैंपल पेपर भी सॉल्व करने हमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। ठीक है, चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम जानेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है एंड उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं और उसके बारे में कई सारी बातें। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा रूरल डेवलपमेंट। सबसे पहले चैप्टर में हमें सबसे पहले ये जानना है कि ये रूरल डेवलपमेंट होता क्या है, इसके मतलब क्या है एंड इसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले यही जान लेते हैं। आपको पता होगा जो हमारी सिटीज होती हैं, जो हमारा शहर और देश हो गया, हम उसे दो भागों में बांट लेते हैं। हमने क्या बांटा, एक तो सिटीज वाला कर दिया और एक गांव वाला कर दिया। जिससे हम सिटीज को क्या भी कहते हैं, जैसे अर्बन एरियाज हो गए जो शहरी इलाके होते हैं, और जो हमारे दूसरे भाग के एरिया हो गए जिसमें गाँव वाँव होते हैं, हम क्या बोलते हैं, रूरल एरिया। हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हम रूरल डेवलपमेंट में कैसे सहयोग दे सकते हैं। हमने रूरल डेवलपमेंट में क्या करा है, हम अभी इसमें अर्बन एरिया को साइड करते हैं, हम उसमें खाली रूरल एरिया के बारे में पढ़ेंगे। गांव के इलाकों में हमने उसमें क्या क्या डेवलपमेंट करी है, हमने उनके सोशल मतलब सोशली उनको क्या डेवलप करा है, मेंटली क्या डेवलप करा है, सोशली उनकी वेलबींग कैसी है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, वहां का हमने कैसे बढ़ाया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रूरल एरियाज का। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट में सबसे पहले बात आती है इसका मतलब क्या होता है। रूरल डेवलपमेंट से सबसे पहला मतलब आता है एक्शन प्लान। रूरल डेवलपमेंट मींस एक्शन प्लान। ये एक ऐसा एक्शन प्लान है फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द रूरल एरिया। हम इसमें क्या देखते हैं, एक तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं एंड उनकी क्या देखते हैं, सोशली। मतलब एक रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा एक एक्शन प्लान है जिसमें हम क्या देखते हैं, उनके सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ किसकी, रूरल एरियाज की। ठीक है, अब सोशली जैसे उनकी एजुकेशन हो गई, उनका लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, ऐसे कई सारी चीजें, और उनका रहन सहन का, जिनका सैनिटेशन की होगी। सोशली हम उनकी डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, रूरल एरियाज कैसे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये एक ऐसा प्रोसेस है, कौन सा, रूरल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंप्रूव करते हैं उनकी क्या, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, जो इनकी सोशली कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, हम उनको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं वहां के रहने वाले लोगों को जो कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में। ठीक है, आप देख रहे होगे कैसी डेवलपमेंट हो रही है किसमें, हमारे रूरल एरियाज में। इनके स्कूल्स हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, इसमें हमारी क्या टूल्स, नई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। इसमें आप सोलर पैनल्स देख रहे होगे एंड इसमें डैम्स देख रहे हो आप। ये सब क्या है, एक रूरल डेवलपमेंट है। किसमें, गांव में, इलाकों में। जैसे जैसे डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हमारी सरकारें कर रही हैं, ये उसी का क्या एक फोटो थी जो आपने देखी अभी। अब इसके कुछ कोर एलिमेंट्स जान लेते हैं। कोर एलिमेंट्स क्या है किसके, एक्शन प्लान के, रूरल डेवलपमेंट जो इंक्लूड है, क्या क्या इसके अंदर हमने कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं क्या, एक ट्रांसपोर्ट भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हवाई हवाई नहीं, गांव के इलाकों में हम किसकी बात कर रहे हैं, रोड्स की, ट्रांसपोर्ट। जैसे लिंकिंग रूरल एरियाज विद द अर्बन एरियाज, जो गांव इलाकों को किससे जोड़े, शहरी इलाकों से। जो हमारे रूरल एरियाज है उनको अर्बन सिटीज से जोड़े। उसको लिंक करने के लिए क्या चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए। उसको डेवलपमेंट जैसे रोड्स हो गई हमारी, ये देख रहे हो आप जैसे। ठीक है, सेकंड प्रोविजन ऑफ पावर एनर्जी ऑफ द रूरल एरियाज। हम क्या प्रोवाइड कराए उन्हें, प्रोविजन उनके लिए बनाए, उनकी पावर के लिए, एनर्जी के लिए। बिजली हो गई, एलपीजी गैस हो गई, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोविजन बनाए जा रहे हैं कि उनको क्या देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एलपीजी गैस होती है, वहां रूरल एरिया में कैसे दी जाती है, सस्ते दामों में दी जाती है। ठीक है, एंड हम क्या कर रहे हैं, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, वहां पे डैम्स, वहां वो कुएं हो, इरिगेशन फैसिलिटीज हो किसमें, गांव में। तो उनसे क्या हो सकती है, उनकी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी गांव में रहने वाले लोगों को। फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, उनमें रिसर्च हो, उनको एजुकेशन दी जाए, नई नई इनपुट्स की जो जो नई चीजें आ रही हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए और ऑर्गेनिक फार्मिंग, इनकी क्या है, इनको भी एजुकेशन दी जाती है। एग्रीकल्चर में क्या होती है, एजुकेशन दी जाती है। तो उनको ट्रेनिंग कराई जाए समय समय पर, किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में, जो फार्मर्स होते हैं वहां के। अब मेन चीज
देर आर सर्टेन लिंगरिंग एंड एमर्जिंग चैलेंज इन द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब रूरल डेवलपमेंट में कई तरीके चैलेंजेस देखे जाते हैं। अब हम इसे दो तरीके में बांटते हैं। सबसे पहले एक तो होता है हमारा लिंगरिंग चैलेंज, दूसरा होता है हमारा एमर्जिंग चैलेंजेस। चैलेंजेस को आप क्या भी कह सकते हो, प्रॉब्लम्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रॉब्लम्स। अब लिंगरिंग चैलेंजेस क्या होते हैं और एमर्जिंग चैलेंजेस क्या होते हैं। लिंगरिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस होते हैं जो आपके सालों से चलते आ रहे हैं, जो सालों से किस में बने हुए, हमारे रूरल डेवलपमेंट में, रूरल इकोनॉमी में बने हुए हैं कि ये चैलेंजेस वहां से चलते हुए आ रहे हैं, अभी तक दूर नहीं हुए। ठीक है। एमर्जिंग चैलेंजेस कौन से हो गए हमारे, एमर्जिंग चैलेंजेस वो चैलेंजेस हो गए जो हमारे क्या है, अभी अभी नए उभर के चैलेंज आए हैं, ये अभी अभी हमने करंट में एक नया चैलेंज आया कि हम इसे कैसे फेस करें। अब लिविंग चैलेंज के दो टाइप्स होते हैं, पहला दूसरा। ऐसी एमर्जिंग चैलेंज के भी क्या होते हैं हमारे, टू टाइप्स होते हैं। सॉरी एमर्जिंग नहीं, जो ये इसके रूरल मार्केटिंग के। ठीक है। अब जो चैलेंजेस हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग चैलेंजेस। सबसे पहले आता है रूरल क्रेडिट। अब गांव के इलाकों में वहां को क्रेडिट देना, लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, किसमें, रूरल एरियाज में जो फार्मर्स होते हैं उनको अगर क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे तो उनको क्या होगी, उनकी डेवलपमेंट होगी, वो नई नई चीजें कर पाएंगे, नई इनपुट्स खरीद पाएंगे, नई टूल्स खरीद पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा वहां पे, और ज्यादा क्या होगा, डाइवर्सिफाई हो गई उनकी एक्टिविटीज। ठीक है। ऐसी एक आता है फिर हमारा रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग में क्या होता है कि अब उन्होंने ये तो उगा लिया, फसल तो उगा ली, अब उनको मार्केटिंग क्या करना, मतलब उसको बेके कहां जाके, उनको एक ऐसे प्लेस दिए जहां पे वो मार्केटिंग कर सकें अपनी। ठीक है। अब मार्केटिंग करने में दो चीज आती हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और जो उन्होंने प्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको डाइवर्सिफाई कैसे करें और ज्यादा कैसे फैलाएं, या एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से बाहर जो एम्प्लॉयमेंट है उसको कैसे करें। एंड एक आता है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये नई चीज है। इसमें क्या होता है, जो आप फर्टिलाइजर्स हो गए, जितने भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं आप इसमें क्या करते हो, यूज नहीं करते। आप इसमें प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज करते हो जो बिना केमिकल्स के यूज होते हैं, बिना फर्टिलाइजर्स के। आप इसमें ये वाली क्या करते हो, फार्मिंग में यूज करते हो वाली टेक्नोलॉजी। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या हो गया हमारा, विदाउट एनी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स के आप क्या करते हो, फार्मिंग करते हो। समझ गए। अभी एक एक करके समझते हैं। आप बस ये चार चीज समझनी है हमें और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस ये हमें दो लिंगरिंग और एमर्जिंग चैलेंजेस समझने और हमारा पूरा चैप्टर खत्म। सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, ये हुआ ही क्या, रूरल डेवलपमेंट में होता ही क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसे। रूरल डेवलपमेंट इज सिग्निफिकेंट एज बल्क ऑफ अवर पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज। आपको ये तो पता है कि जो हमारी 67% पॉपुलेशन है वो कहां पे रह रही है अभी, रूरल एरियाज में। गांव के इलाकों में कितने लोग रह रहे हैं हमारे, 67% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 2/3। ये क्या हो गया, हमारी पॉपुलेशन हो गई जो कहां रह रही है हमारे अभी, रूरल एरियाज में। एंड अब अगर इसका 1/3 देखें, अगर इसका 1/3 देखें तो ये ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गई, फूड एंड हाइजीन की, अपने खाने के लिए भी अपने क्या नहीं कर पाते, पैसे नहीं जोड़ पाते, ये अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाते। इसमें से 1/3 लोग। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट एक सिग्निफिकेंट बल्क ऑफ अवर पॉपुलेशन लीव कहां करते हैं, हमारे रूरल एरियाज में। 1/3 ऑफ रूरल इंडिया इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। ये लोग किस में आते हैं, हमारे बीपीएल के अंदर, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर। ठीक है। ग्रोथ वुड बी नो मीनिंग, इट इज नॉट अलाइंग विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। ग्रोथ का कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब कोई ग्रोथ का मतलब ही नहीं बनता अगर आप किसमें नहीं डेवलपमेंट कर रहे, रूरल डेवलपमेंट में नहीं कर रहे। जब आप गांव के इलाकों को आप डेवलप नहीं कर रहे, उनको विकसित ही नहीं कर रहे, तो आपकी ग्रोथ का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसी जो हम रिफॉर्म्स लाए थे कब, 1991 में हमने पढ़ा था चैप्टर में एलपीजी में, कि फोकस लार्जली किसमें करा गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, फॉरेन ट्रेड में। हमने किसको नेग्लेक्ट कर दिया था, पूरा एग्रीकल्चर को सेक्टर को हमने टोटली क्या करा था, इग्नोर करा था, नेग्लेक्ट करा था। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ ह्यूज गल्फ बिटवीन, किसके बीच में गल्फ आ गया था, बिटवीन किसके बीच में गैप आ गया था, जीडीपी ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जीडीपी इंक्रीज तो हो रही थी बट इसको अलग छोड़ के, लेकिन जो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर था बहुत ज्यादा कम था। अवर एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूज टू अंडर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ये हमारे किस में, गरीबी में आ रहा। जो उसके लोग थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होते थे, वो सब क्या होते थे, गरीब होते थे उस टाइम, विद मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। वहां पे किसी पे भी क्या नहीं थी, नौकरी नहीं थी, किसी पे भी काम नहीं था, सब बेरोजगार थे। विदाउट अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, और उनपे कोई और रास्ता भी नहीं था, और कोई रहन सहन का मतलब कोई और काम करने का उनपे क्या नहीं था, रास्ता नहीं था, या कोई जरिया नहीं था उनपे। एंड
ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट इज 7 से 8%। ओवरऑल जीडीपी में कितनी परसेंट हमारी थी एग्रीकल्चर सेक्टर की? 7 से 8%। वेयर एज अवर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट इज 2%। हमारी कितनी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में? 2%। दिस सोर्स स्ट्रक्चर इम्बैलेंस, ये क्या दिखाता है में? स्ट्रक्चर इम्बैलेंस दिखाता है इनके बीच में। ये तो 7 से 8% थी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ थी, जो हमेशा हर साल कितनी बढ़ती थी? 7 से 8%, जिसमें से कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहता था एग्रीकल्चर ग्रोथ का? 2% ओनली। और ये इम्बैलेंस दिखाता था हमारी इकोनॉमी में किसका? स्ट्रक्चर इम्बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट, रूरल अर्बन गैप। अब जो रूरल अर्बन गैप था, मतलब शहरी और जो हमारे गांव के इलाकों के जो गैप है इंक्रीज होने लगा डे बाय डे। सो देयर इज अ ग्रेट नीड टू टेक एक्शंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया टू रिड्यूस दिस गैप। अब इस गैप को कम करने के लिए हमें क्या लेने थे? कुछ एक्शंस लेने थे जो इस गैप को खत्म कर सके। किसके गैप के बीच में? रूरल और अर्बन एरियाज के बीच में जो गैप था उसको कम करने के लिए हमने क्या लिया? कुछ एक्शंस लिए। अब लिंगरिंग चैलेंजेस आ जाते हैं। लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सबसे पहले आता है, हमने रूरल क्रेडिट के बारे में बात करी थी कि हमें क्या करना है, गांव के इलाकों में जो फार्मर्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करानी चाहिए? हमें लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी चाहिए। रूरल क्रेडिट मींस, अब रूरल क्रेडिट का मतलब जानते हैं, एक ऐसा मीन होता है, उसका मतलब होता है कि जो क्रेडिट फॉर फार्मिंग, हम इसमें उधार जो लोन दे रहे हैं किसके लिए दे रहे हैं? फार्मिंग के लिए दे रहे हैं, फसल उगाने के लिए, ठीक है। क्रेडिट इज द लाइफलाइन ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अब जो ये लाइफलाइन बन जाती है लोगों के लिए जो गांव में रहते हैं, फार्मिंग फार्मर्स के लिए ये क्रेडिट क्या है? उनके लिए लाइफलाइन। अब उसके लिए जानते हैं क्यों। सबसे पहले, मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर्स। अब जितनी भी हमारी फार्मिंग फैमिलीज है इंडिया की, वो कैसी है? हमारी स्मॉल है या मार्जिनल होल्डर्स है, ठीक है। छोटी है, मार्जिनल होल्डर, वो थोड़े इतना अमीर नहीं है, थोड़े से गरीब है या मिडल में है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग जस्ट इनफ फॉर सब्सिस्टेंस, वो कितनी फार्मिंग करते हैं या कितनी फसल उगाते हैं? या तो अपने लिए उगाएंगे या थोड़ी सी उन्होंने क्या कर ली? सेल कर ली, जो उनका पालन पोषण हो पा रहा है अपने फैमिलीज का ही, या अपने लिए उगाएंगे, सब्सटेंस फार्मिंग करेंगे, जितना उगाया उतनी अपने में कंज्यूम कर लिया, बात खत्म, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल होल्डर्स या स्मॉल फैमिली फार्मिंग्स। दे आर रियरली जनरेट सरप्लस फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, और एक रियरली बहुत मतलब कम होता है कि ये क्या कर पाते हैं अपने फ्यूचर के लिए, इसे क्या करने पाते हैं? स्टोर कर पाते हैं, जनरेट कर पाते हैं ऐसी इनकम जिनके फ्यूचर में भी काम है। ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि हमारे क्या स्मॉल और मार्जिनल होल्डर्स होते हैं। देयरफॉर दे नीड क्रेडिट, इसकी वजह से उनको किसकी जरूरत पड़ती है? उधार लेने की जरूरत पड़ती है, जिससे वो और ज्यादा डाइवर्सिफाई कर पाए और अपने आप को क्या कर पाए? थोड़ा इंप्रूव कर पाए, अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ फ्यूचर के लिए भी क्या कर पाए? इकट्ठा कर पाए अपने लिए। दी गेस्टेशन पीरियड बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जो गेस्टेशन पीरियड होता है जब फसल उगाने से मतलब बीज लगाने से लेकर फसल काटने तक का, जो हार्वेस्टिंग ऑफ सीड्स इज टू लॉन्ग, ये बहुत ज्यादा लंबा होता है। देयरफॉर दे नीड क्रेडिट फॉर द परचेज ऑफ सीड्स। अब उनको किसकी जो फसल मतलब लोन प्रोवाइड करवाते हैं हम उनको किसके लिए लेते हैं? वो सीड्स उगाने के लिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए, और कुछ अपने मीट फैमिली एक्सपेंसेस। अब जो लंबा समय होता है जब हमने बीज लगा दिया एंड फसल उगाने के तक, तो उस टाइम तो उन पर कोई इनकम नहीं हो रही, तो कुछ फैमिली एक्सपेंसेस भी होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं, उसके लिए के भी क्या करते हैं? वो लोन लेते हैं, ठीक है। अब जो क्रेडिट नीड्स फॉर इंडियन फार्मर्स, अब हमने जो क्रेडिट है हमने 3 तरीके में बांटा है। सबसे पहला आता है हमारा शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है, मीडियम टर्म क्रेडिट होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट के अंदर हमारा क्या आता है? सबसे पहले, इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल्स। अब सबसे पहले आपको याद ही क्या करना है, ये कितने महीने के लिए लिया जाता है? 6 से 12 महीने के अंदर, 6 to 12 months। These loans are taken for the period ranging from 6 to 12 months। ये छोटे लोन होते हैं जो फार्मर्स कितने के लिए लेते हैं? 6 से 12 months, ठीक है। ये कौन से क्रेडिट होता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इसमें बेसिकली क्या करते हैं? रिक्वायर होता है, परचेस करते हैं कुछ इनपुट जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, या पेमेंट करनी होती है उन्हें अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल की। तो ये क्या हो गए? शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स हो गए जो हमने क्या लिया है? 6 to 12 month के लिए लोन लिया गया। फिर आता है हमारा थोड़ा उससे बड़ा टाइम पीरियड। अब हमने क्या लिया? 12 month से लेके 5 year का, 1 year से मतलब 1 year ही मान लीजिए, कब तक के लिए? 5 years के लिए, 5 साल तक के लिए लोन। ये लोन क्यों लिया जाता है? टू परचेस ऑफ मशीनरी। हम इसमें क्या कर रहे हैं? मशीनरी परचेस कर रहे हैं, फार्मर्स कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, फेंचेस अपने चारों तरफ खेत के, या डिगिंग कर रहे हैं, वैसे हम कुएं खोद रहे हैं या कुएं लगा रहे हैं, ठीक है। हम इसलिए क्या कर रहे हैं? हम कौन सा लोन ले रहे हैं? मीडियम टर्म क्रेडिट, जो
1 to 12 मंथ से लेके हमारा कहां तक का हो सकता है, 5 ईयर्स तक का, ठीक है, 5 साल तक का लोन हो सकता है हमारे। दीज लोन्स आर टेकन फॉर द पीरियड रेंजिंग 12 मंथ्स टू 5 ईयर्स। इसमें हमने क्या लिया, मशीन परचेज करी है, फ्रेंचाइज लगाई, या हमने क्या करा, हमने डिगिंग द वेल्स, मतलब हमने कुएं लगाने के लिए क्या करी, हमने लोन लिया गया हमने 5 to ईयर्स के लिए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट आ सकता है, ये और ज्यादा टाइम पीरियड होगा, इसमें हम 5 to 20 ईयर्स के लिए लेते हैं, मतलब 5 से 20 साल के लिए हम क्या लेते हैं, इसमें लोन लेते हैं, 5 to 20 ईयर्स के लिए लोन लेते हैं। दीज लोन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द परचेज ऑफ एडिशनल लैंड। हम इसमें ये लोन क्यों लेते हैं, हम इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों होती है, ये लोन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम इसमें परचेज कर रहे हैं क्या, एडिशनल लैंड, हम एडिशनल लैंड खरीद रहे हैं, किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट परमानेंट इंप्रूवमेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग लैंड। हम इसमें क्या कर सकें, और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकें, और ज्यादा फर्टिलिटी बढ़ा सकें अपने लैंड के, और ज्यादा क्या कर सके, फसल उगा सके। हमने क्या करा, हमने 3 चीज पढ़ी। शॉर्ट टर्म क्रेडिट हम क्यों लेते हैं, तो बेसिक नीड्स के लिए, इनपुट्स खरीदने के लिए, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स हो गए। मिडिल टर्म क्रेडिट लोन हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज हमने कुछ मशीनरी खरीदी है, फ्रेंचाइज लगाए हैं, ये हमने क्या करा है, कुएं वुए लगाने के लिए। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट हमने क्यों लिया है, हमने परचेज करने के लिए लिया है, क्या, एडिशनल लैंड होगा। इनका टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इनका टाइम पीरियड क्या था, 6 से 12 मंथ, इसका टाइम पीरियड 1 ईयर से 5 ईयर, एंड इसका 5 से 20 ईयर। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है हमारा क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स क्या है जानते हैं। अब हमने जो फार्मर्स क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, उनको अभी 2 तरीके में बांटा हुआ है। एक तो होता है हमारा प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट, प्रोडक्टिव क्रेडिट बोलते हैं, एक होता है हमारा अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट या अनप्रोडक्टिव क्रेडिट। अब जानते हैं होता क्या है, व्हेन फार्मर्स टेक लोन फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक परचेज ऑफ इनपुट्स। अब फार्मर ने किस लिए लोन लिया है, प्रोडक्शन के लिए। ये एक ऐसी एक्टिविटी के लिए जिसमें वो इनपुट खरीदना चाहता है, जिससे हमारे देश में क्या हो गया, अब देखिए, अब वो कुछ क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा या कुछ इनपुट्स खरीदेगा, तो हमारे क्या हो रहा है, जीडीपी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जीडीपी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, क्यों, कुछ प्रोडक्टिविटी करेगा, लोग खरीदेंगे, तो उसमें क्या होगा, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो इससे क्या होता है, जीडीपी में हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है। अब जो अनप्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट होती है, अनप्रोडक्टिव क्रेडिट बोलते हैं, इसमें फार्मर्स क्या करते हैं, जो लोन लेते हैं ना, ये अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए लेते हैं, कंजप्शन एक्टिविटी लाइक जैसे एक्सपेंसिव या सेरेमनीज, जैसे शादी करना हो गया अपने बच्चों की, या अपने कुछ क्या हो गया, एक्सपेंसिव खर्च हो गए, बिजली के बिल्स हो गए। अब इसमें हमारी जीडीपी में क्या होता है, जीडीपी में कुछ भी नहीं होता, नहीं इंक्रीज होती ना कम होती। इससे क्या होता है, वो अपने अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए उन्होंने लिया है, अपने काम के लिए पैसे, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ये अनप्रोडक्टिव है, इससे हमारे ना देश में कुछ बढ़ रहा ना घट रहा, ठीक है। इसलिए जो प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट होता है, इससे हमारी जीडीपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमारे 2 तरीके के क्या हो गए, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स हो गए, जो हमने फार्मर्स को हमने क्या करा है, ब्रॉडली डाइवर्सिफाई करा है। समझ गए, क्लियर करा था। सबसे पहले हमने जाना था कि रूरल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, फिर हमने उसके कोर एलिमेंट्स जाने थे, फिर हमने उसके सिग्निफिकेंस के बारे में जाना था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे 2 तरीके के हमारे चैलेंजेस होते हैं जो हमें किसमें, रूरल डेवलपमेंट में फेस करने होते हैं, ठीक है। आप रिकॉल कराता हूं उन्हें, कौन कौन से थे, एक तो हमारे एमर्जिंग चैलेंजेस थे, और कौन से थे, लिंगरिंग चैलेंज। लिंगरिंग चैलेंज जो हमारे समय पहले से समय से चलते हुए आ रहे हैं, और एमर्जिंग चैलेंज जो हम आने वाले समय में या इस समय में क्या करते हैं, फेस करते हैं, जो हमारे न्यू चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब लिंगरिंग चैलेंजेस का हम कुछ टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमारा एक सबसे पहला टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट। किसके बारे में बात करेंगे हम, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट के बारे में। अब ये सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट है क्या, मतलब जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उसमें जो हम लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, उनके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अब हमारे 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। फर्स्ट हो गया हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जैसे बैंक्स हो गए हमारे, जैसे बैंक्स या गवर्नमेंट, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, या हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ऐसे और ऐसे कई सारे बैंक्स हैं जो हमारे क्या कराते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में गिने जाते हैं, ठीक है। ऐसी एक होता है हमारा दूसरा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या होता है, ये जानने की बात है। जब कोई फार्मर इंस्टीट्यूशनल सोर्स से लोन क्रेडिट ना लेके किससे क्रेडिट लेता है, लोन लेता है, जैसे अपने फ्रेंड से ले लिया, दोस्तों से ले लिया, उसने लैंडलॉर्ड से ले लिया, जमींदारों से ले लिया, या फैमिली विलेज ट्रेडर्स होते हैं, या अपने रिलेटिव से ले लिया, या फैमिली से ले लिया।
ये क्या हो गए, कई सारे एग्जांपल हो गए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के, कि जो फार्मर है किससे लोन प्रोवाइड ले कर रहा है, अपने विलेजर के फ्रेंड्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, या कई सारे और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जिससे वो क्या ले रहा है, क्रेडिट ले रहा है। ठीक है, अब ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से वो इसलिए नहीं ले पाते थे इतना कम, क्योंकि उनको इतने बारे में उनकी नॉलेज नहीं होती। जो फार्मर्स थे पहले के, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से वो लोन लेते थे, क्रेडिट लेते थे, वो क्या करते थे, उन पे हाई चार्ज पे करते थे, हाई इंटरेस्ट क्या करते थे, चार्ज करते थे। ये सारे क्या करते थे, फार्मर्स से हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे इसके मुताबिक, लेकिन उसकी इनकी नॉलेज नहीं थी, उसकी वजह से क्या नहीं कर पाते थे, उससे प्रोवाइड नहीं कर पाते थे, और उसमें कई सारी और लीगल फॉर्मेलिटीज लगती थी और कोलेटरल सर्विस देना पड़ता था, तो उसमें नहीं दे पाते थे। इसलिए एक एक करके इनके जानते हैं मेन चीज क्या होती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं द मेन सोर्सेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। एक मेन सोर्स क्या है किसका, नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट का हमारे इंडिया में। इस सबसे पहला हमने पढ़ा, लैंडलॉर्ड जो जमींदार होते हैं वो क्या करते हैं, रूरल एरिया में क्या कराते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, किसको, फार्मर्स को। सेकंड, मनी लैंडर्स के बारे में जानते हैं हम, मनी लैंडर्स जो पैसा देते हैं। और एक होता है विलेज ट्रेडर्स, जो गांव में ही जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमें क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, किसको, फार्मर्स को। ठीक है, अब जानने वाली बात यह है कि जो 93% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द फार्मर्स वर मीट बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। ये हम अभी कब की बात कर रहे हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की, मतलब 1951 से पहले, और जब तक जो 93% जो फार्मर्स लोन लेते थे, क्रेडिट लेते थे, वो किससे लेते थे, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। ठीक है, अब जो बचा हुआ 7% होता था वो किससे लेते थे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। ठीक है, बट 1981, जब 1981 आया, द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एमर्ज, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या हुए, एमर्ज हुए, आने लगे, एज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। अब जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स था वो बहुत ज्यादा क्या बन चुका था, एक प्रिंसिपल सोर्स बन चुका था, किसका, रूरल क्रेडिट का। जो फार्मर्स थे, एक किससे जो सबसे ज्यादा क्रेडिट ले रहे थे, हमारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। समझ गए कब, 1981 में या उसके बाद। ठीक है, अब जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं, द मेन सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इंडिया में कौन कौन से हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा गवर्नमेंट, सरकार हो गई हमारी सबसे पहली तो। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हो गए, जैसे एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और ऐसे कई सारे बैंक हैं। ठीक है, बात कर ली। नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, ये भी लोन्स प्रोवाइड कराती हैं, कई सारे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होता है, वो क्या करती हैं, लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराती हैं। द रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, ये RRBs भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, RRB, रीजनल रूरल बैंक्स। ये एक ऐसे बैंक्स होते हैं, ये ऐसे रिमोट एरियाज में बैंक बनाए जाते हैं जहां पे कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसी चीजें वहां पे जो उन्हें मिल नहीं सकती, क्योंकि बैकवर्ड एरियाज इतने होते हैं, वहां पे ऐसी फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होती, तो इसके लिए वहां पे क्या बनाए जाते हैं, द रीजनल रूरल बैंक। समझ गए, ओके। ठीक है, अब 7% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स ऑफ द फार्मर्स वर मीट बाय इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, मतलब 1951 तक, जो 7% ऑफ टोटल बोरोइंग ऑफ फार्मर्स थी, मतलब 7% जो सोर्स उनका क्रेडिट लेना है वो क्या था, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ठीक है, अब जो बट प्रेजेंटली देयर शेयर इज इंक्रीज ओवर 66%, लेकिन आज के समय में देखा जाए जो फार्मर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, 66% सोर्स उनका क्रेडिट का कौन है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। समझ गए, बहुत अच्छी बात। आगे, आउट ऑफ द टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, अगर टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, खाली इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात करी जाए, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो क्रेडिट है, कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना है, 15% अबाउट 75%। 15 से 16% आपका कितना है, कोऑपरेटिव जो लोन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमसे क्या बोला है, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज हैं जो रूरल क्रेडिट हमारे इंडिया को प्रोवाइड कराती हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लोन प्रोवाइड कराती हैं, क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारा होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लोन लेते हैं,
बैंक से या अपने में ही सेविंग्स इकट्ठी करते हैं, फिर कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, फार्मर्स को लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्रेडिट। स्टेट बैंक, ये हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख लेते हैं। और अदर कमर्शियल बैंक्स, ये क्या होते हैं, लोन्स प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स एंड आरआरबीज, जिसे हम लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी कहते हैं, ये रिमोट एरियाज या बैकवर्ड एरियाज में क्या होते हैं, स्टैब्लिश होते हैं, ठीक है। और एक आता है हमारा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NBARD, मतलब नबार्ड। हम इसे क्या बोलते हैं, हम जिसका आगे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे बैंक है क्या, ठीक है। अब एक चीज समझने पर आती है कि मल्टी एजेंसी सिस्टम क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली समझ लेते हैं, जितना भी हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का ये चार पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कॉर्पोरेटिव, स्टेट बैंक, रीजनल, रूरल बैंक, नेशनल, जितनी भी सारी एजेंसीज हैं, जब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं, जब इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं मल्टी एजेंसी सिस्टम। जैसे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है रूरल बैंकिंग का, कंसिस्ट करता है, कमर्शियल बैंक्स आते हैं इसमें, आरआरबीज आते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आ गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आ गए। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मल्टी एजेंसी सिस्टम कहते हैं। समझ आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले अब एक एक करके बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। अभी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती क्या, इनके बारे में बात करते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज कौन सी सोसाइटीज हैं, ये एक ऐसी सोसाइटी जो प्रोवाइड कराती है क्रेडिट, लोन प्रोवाइड कराती है किसको, फार्मर्स को, एट रीजनेबल रेट पे, किस पे, रीजनेबल इंटरेस्ट पे क्या करती हैं, लोन प्रोवाइड कराती हैं। कोऑपरेटिव अकाउंट्स फॉर 16 to 70% ऑफ रूरल क्रेडिट फ्लो, ये 16 से 17% ऑफ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन और शेयर रखते हैं कि हम इतना रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दी सोसाइटीज एंश्योर, ये किस बातों का ध्यान रखती हैं, सबसे पहले एलिमिनेशन ऑफ द मनी लेंडर एज क्रेडिट एजेंसी, ये किसका एलिमिनेट कर देती है, मतलब किसको हटा देती है, जो खाली क्या होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, जो क्रेडिट एजेंसी की तरह काम करते हैं, क्योंकि वो तो हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उनको ना करके इसलिए उनको रिमूव कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, और खुद क्या करती है, उनके बदले में क्रेडिट प्रोवाइड कराती है, किसको, फार्मर्स को, कम इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। सेकंड, टाइमली एंड फास्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, क्या करती है, टाइमली करती है और फास्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट करती है फार्मर्स को, मतलब समय पे उन्हें लोन मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, बहुत जल्द मिल जाता है एज कंपैरिजन टू मनी लेंडर्स, ओके। नेक्स्ट क्या आता है, स्प्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज अक्रॉस ऑल रीजन्स, और ये क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं, मतलब फैलाती हैं अपनी क्रेडिट फैसिलिटीज को, किसको, पूरे अपने रीजन्स में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोवाइड कराती है क्रेडिट टू द एरियाज कवर्ड बाय स्पेशल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट, ऐसी जो हमारे एरियाज हैं जो स्पेशल वर्क्स में हो गए और हमारे स्पेशल प्रोग्राम से डेवलपमेंट होते हैं, कई सारे ऐसे एरियाज होते हैं, उसको भी वहां क्या कराती है, प्रोवाइड कराती है हमारे क्रेडिट, लोन को क्या करती है, प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को। ये था हमारे कॉर्पोरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर कमर्शियल बैंक, हम इसे क्या भी बोलते हैं, फादर ऑफ ऑल बैंक भी बोलते हैं, एसबीआई को फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम या ऑल बैंक्स बोल लीजिए, एसबीआई क्या हमारा फादर ऑफ ऑल बैंक्स, ठीक है, हमने पढ़ा था। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1955, हमें ये सबको पता है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो कब सेटअप होता है, 1955 में, जरूरी है याद करना। विद द फोकस ऑन रूरल क्रेडिट, ये हमने बैंक ये जो बनाया गया था, ये फोकस करते हुए बनाया गया था कि वो किस पे बात का ध्यान देंगे, रूरल क्रेडिट का, कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल क्रेडिट वहां तक पहुंचना चाहिए, फार्मरों को क्या पहुंचना चाहिए, क्रेडिट लोन की सुविधा पहुंचनी चाहिए, ठीक है। द नेशनलाइजेशन ऑफ सम बैंक्स टुक प्लेस इन 1969, 1969 में नेशनलाइजेशन हुआ कुछ बैंक्स का, सरकार ने ये बैंक कुछ अपने नेशनलाइज करे, मतलब अपने पास रखे, और उनसे क्या कहा गया कि द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक, जो नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो वर डायरेक्टेड टू प्रोवाइड क्रेडिट डायरेक्टली टू द फार्मर्स, वो डायरेक्टली क्या प्रोवाइड कराएंगे, उन्हें लोन क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे, किसको, फार्मर्स को, एज वेल एज थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो भी लोन लेके किसको लोन प्रोवाइड कराती हैं, आगे फार्मर्स को, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। समझ गए, ठीक है, ये हमारे फोकस हो गया बैंक का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक्स एंड लैंड डेवलपमेंट, आरआरबीज की बात कर लेते हैं। जो आरआरबीज होते हैं, ये लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गए, वर सेटअप टू प्रोवाइड क्रेडिट इन द रिमोट रूरल एरियाज, हमने बात करी थी कि ये सेटअप ही क्यों करे गए,
कि ये प्रोवाइड करा सके क्रेडिट फैसिलिटीज कहाँ पे, जो रिमोट रूरल एरियाज हो गए, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हो गई, जो बैकवर्ड एरियाज हो गए, ठीक है। दीज बैंक्स ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने ऑपरेट करती हैं अपने आप को। दीज बैंक्स फोकस ऑन क्रेडिट नीड्स ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। अब जो बैंक्स हैं क्या चीज पर फोकस करती है, क्रेडिट की नीड की, कितने लोगों को उधार की जरूरत है, कितने लोगों को लोन की जरूरत है, और उनके जो वीकर सेक्शन है हमारी रूरल पॉपुलेशन का, उनको कितनी नीड है, उसके हिसाब से वो ऑपरेशंस करती हैं अपने और उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा मेन इंपॉर्टेंट कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम क्या भी बोलते हैं NABARD, NABARD, ठीक है। NABARD एक ये क्या एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, याद रखना ये क्या एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो हैंडलिंग करता है क्या पॉलिसीज बनाता है, प्लानिंग करता है और ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। और ये ऑपरेशंस करता है किसकी फील्ड में, रूरल ऑफ क्रेडिट। जैसे फादर ऑफ ऑल बैंक्स कौन है, SBI। ऐसी जितनी भी हमारी किससे रिलेटेड चीजें, रूरल क्रेडिट से रिलेटेड जितनी भी बैंक्स हैं, चीजें होती हैं, ये इन सबका भी क्या है, फादर है, ये इन सबका क्या है, फादर है, ठीक है। जैसा आप SBI को ग्रैंडफादर कह दीजिए, और ये फादर है किनका, ये और बैंक्स का, ठीक है। एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उन पर क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है, उन पर उनके ऑपरेशंस देखता है, ठीक है। सेटअप ये कब बना था, सेटअप ऑन 12 जुलाई 1982, जो NABARD था कब सेटअप हुआ था, 12 जुलाई 1982, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे हमारा, मुंबई का, ठीक है, मुंबई में NABARD कब सेटअप हुआ था, 12 जुलाई 1982, एंड हेडक्वार्टर NABARD का कहां पे है, मुंबई में, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना जरूरी है, समझ गए। मेन फंक्शंस क्या है NABARD के, देख लेते हैं। सबसे पहला, टू सर्व एज एन एपेक्स फंडिंग एजेंसी, ये एक एपेक्स फंडिंग एजेंसी के रूप में क्या करता है कि सबको फंड अच्छे से पहुंचा सबको फंडिंग कराना होता है। फॉर देयर इंस्टीट्यूशनल प्रोवाइड क्रेडिट इन रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड कराने के लिए इसको क्या करनी पड़ती है, फंडिंग देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है। सेकंड, टू इंप्रूव द क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, और इसको इंप्रूव करनी पड़ती है क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, जो क्रेडिट देने का डिलीवरी सिस्टम, मतलब कि सही समय पे जा रहा है, फास्टली हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है काम, और रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है हमेशा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को बनाते रहना होता है, और कई सारे बनाने होते हैं, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो गए, और ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ता है उन लोगों की कि वो अच्छे से और ज्यादा डेवलप हो सके, और ज्यादा उनकी ट्रेनिंग सब क्या हो सके, शार्प हो सके, डेवलप हो सके, और अच्छे से काम कर सके, ठीक है। थर्ड, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज, और कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है उनको एक्टिविटी वेरियस रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो सारे रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन उनके साथ क्या करनी पड़ती है, क्रेडिट जो फैसिलिटीज हैं रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के साथ उनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कैसा काम चल रहा है आपका पूछते रहना पड़ता है। मेंटेन अ क्लोज कनेक्शन, और उनको क्लोज कनेक्शन बनाए रखना पड़ता है, किसके बीच में, सरकार के बीच में, और जो भी उनसे जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, कनेक्शन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट, RBI एंड अदर नेशनल लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन, समझ गए। लास्ट पॉइंट हमसे क्या कहना चाह रहा है, टू मॉनिटर एंड रेगुलेट द प्रोजेक्ट्स ऑफ फाइनेंस्ड बाय इट, ठीक है। ये मॉनिटर करता है, रिलेट करता है प्रोजेक्ट, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो गए उनको क्या करता है, मॉनिटर करता है और इवेल्युएट करता है, देखता है, ठीक है, जितने भी फाइनेंस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके द्वारा कराए जाते हैं, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हो गया हमारा क्लियर ये टॉपिक। अब हमारा आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपको, इसको जरूर याद करें। RBI एंड रूरल क्रेडिट, RBI एंड रूरल क्रेडिट है क्या, सिंस इट इज बिगिनिंग इन 1935, किसकी बात है, स्टार्ट कब हुआ था, बिगिनिंग इसकी कब हुई थी, 1935 में हुई थी RBI की। RBI हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट, RBI एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसमें, क्रेडिट प्रोवाइड कराने में, किसको, फार्मर्स को, स्ट्रेंथ करता है उनकी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन की, क्रेडिट जो इंस्टीट्यूशन उनको स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड कराता है, और जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज और लैंड डेवलपमेंट बैंक्स है उनकी भी स्ट्रेंथिंग को क्या कराता है, मजबूत करता है, ठीक है, वो अच्छे से और काम कर सकें। और ये फोकस किन किन चीजों पे करता है, सबसे पहला प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करा सके किसको, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, उसका ध्यान रखता है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है उनका डेवलपमेंट हो सके अच्छे से, और वो अच्छे से काम कर सके, उनका ध्यान रखता है। प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, ये प्रोवाइड कराता है शॉर्ट टर्म लोन्स
और लॉन्ग टर्म फंड्स किसको, कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम है उनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कराता है, जिससे वो आगे लोन प्रोवाइड करा सके कम इंटरेस्ट पे। ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलाइजेशन, वो ट्रेनिंग कराता है समय समय पे और ज्यादा प्रोफेशनलाइजेशन कराता है। मॉडर्न इक्विपमेंट्स होते हैं किसके लिए, कोऑपरेटिव्स के लिए, क्योंकि वो और अच्छे से अपना काम कर सके इफेक्टिवली। एंड कंडक्ट कराता है रूरल क्रेडिट सर्विस की अच्छे से वहां पे लोन प्रोवाइड हो रहा है, किसी को नीड तो नहीं है, टू चेक द कवरेज ऑफ रूरल हाउस होल्ड कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्रामीण परिवार को लोन प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्रेडिट की सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है। हेल्पिंग बैंक ब्रांच एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज, और रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल एरियाज में बैंक एक्सपेंशन बैंकों को और फैलाने में मदद करता है, ब्रांचेस में मदद करता है ओपन करने में। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, और गाइडेंस भी प्रोवाइड कराता है किसको, टू ऑल द इंस्टीट्यूशन ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रूरल क्रेडिट, जितने भी रूरल से मैटर क्रेडिट से रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन सब इंस्टीट्यूशंस को क्या करता है, गाइडेंस प्रोवाइड कराता है। कौन, हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 1, ये भी हमारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाउ वॉज द ग्रीन रेवुलेशन अ हार्बिंगर चेंजेस इन रूरल क्रेडिट सिस्टम। अब ग्रीन रेवुलेशन हार्बिंगर ऑफ चेंजेस इन रूरल क्रेडिट सिस्टम, मतलब आपको जैसे कि पता है कि ग्रीन रेवुलेशन आया था, क्या आया था, ग्रीन रेवुलेशन आया था। ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ था, उसमें हमने कई सारे HYV सीड्स आए थे, फर्टिलाइजर्स का यूज करना सीखा था, केमिकल्स आए थे। तो उसमें क्या हुआ था, हमने क्या करा, हमारा उससे क्या बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा। इसकी वजह से हमें ये बताने हमारा क्या क्या चेंजेस आए ग्रीन रेवुलेशन की वजह से रूरल क्रेडिट में। सबसे पहले, ग्रीन रेवुलेशन लीड टू चेंज इन आउटलुक ऑफ फार्मर्स फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। अब ग्रीन रेवुलेशन की वजह से चेंज हुआ किसका, फार्मर्स का, उनका देखने का नजरिया चेंज हुआ कि जो फार्मर्स है सब्सिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर अब किस में कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो पहले फार्मर्स अपनी पूर्ति अपनी फुलफिल नीड्स के लिए क्या करते थे, फार्मिंग करते थे अपने काम के लिए, अपनी हमारी नीड पूरी हो सके, अब वो किस में कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं, हम अपने लिए भी कर रहे हैं और सेलिंग के लिए भी कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग लीड टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ रूरल क्रेडिट। अब कमर्शियल फार्मिंग की वजह से क्या बड़ी डिमांड बढ़ी रूरल क्रेडिट की, बिकॉज क्योंकि अब नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, HYV सीड्स खरीदने होंगे, फर्टिलाइजर्स खरीदने होंगे, केमिकल्स खरीदने होंगे, उसके लिए क्या लगता है, पैसे लगते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, रूरल क्रेडिट को उन्हें चाहिए था, तो उसकी वजह से रूरल क्रेडिट की क्या बढ़ी, डिमांड बढ़ी। ठीक है। अब नेक्स्ट, इट हैज चेंज्ड पोर्टफोलियो, पूरा पोर्टफोलियो बदल के रख दिया किसने, हमारा ग्रीन रेवुलेशन में। ग्रीन रेवुलेशन की वजह से पूरा पोर्टफोलियो बदल गया था किसका, रूरल क्रेडिट का। फोकसिंग मोर ऑन प्रोडक्शन लोन्स, और किस पे फोकस हो रहा था सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन ऑफ लोन्स की, लोन सबसे ज्यादा क्या कराए जाए, प्रोवाइड कराए जाए। समझ गए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब पेपर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, कि कुदमश्री द पुअर वुमेन्स बैंक, एक कुदमश्री बैंक का नाम है। ठीक है। कुदमश्री द पुअर वुमेन्स बैंक, ये वुमेन्स के लिए बनाया गया था बैंक। इसमें क्या होता था, कुदमश्री वॉज स्टार्ट इन 1995। कुदमश्री क्या था, एक 1995 में केरल में स्टार्ट करा हुआ एक स्मॉल सेविंग बैंक था, जो किसके लिए स्टार्ट कर गया था, पुअर वुमेन्स, टू एनकरेज सेविंग, उनकी सेविंग को एनकरेज करने के लिए, अपनी जो उनके हाउस होल्ड की सेविंग्स उनको एनकरेज करने के लिए क्या करा गया था, एक कुदमश्री नाम का बैंक स्टार्ट करा गया था केरल में 1995 में। समझ गए। इसमें क्या होती थी, जो वुमेन्स होती थी उसमें अपनी सेविंग्स इकट्ठी करती थी, और वही जो सेविंग्स इकट्ठी करते थे वही बैंक आगे क्या कर देता, जिनको नीड होती थी वही लोन प्रोवाइड करा देता था उनको। ठीक है। और ये है कि इसका एक फैक्ट है कि इट इज अ कंसीडर एज अ लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक। क्या, लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक। कुदमश्री एक लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक है किसमें, एशिया में। इन टर्म्स ऑफ किस टर्म्स में, पार्टिसिपेशन एंड सेविंग्स मोबिलाइज्ड, पार्टिसिपेशन एंड सेविंग मोबिलाइज्ड में। समझ गए कुदमश्री बैंक के बारे में, कर लेंगे आप पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे जल्दी। चलिए बात करते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स के बारे में। अब ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है सर, बात करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं।
माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, आपको नाम से पता चला होगा, माइक्रो का मतलब छोटा, कि माइक्रो क्रेडिट होता क्या है सबसे पहले ये जानिए। मतलब माइक्रो क्रेडिट मींस गिविंग अ स्मॉल लोन, मतलब इसका मतलब क्या है माइक्रो क्रेडिट का, कि आप क्या दे रहे हो, स्मॉल लोन्स दे रहे हो, किसको, टू द इंडिविजुअल्स को, या हेल्पिंग देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, कि उनको जो सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, जो स्टैब्लिश करना चाहते हैं कोई भी एक स्मॉल एंटरप्राइजेस। समझ गए माइक्रो क्रेडिट का मतलब, कि आप स्मॉल लोन दे रहे हो किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो अपना एक स्मॉल बिजनेस क्या करना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। These programs were started to help people in undeveloped countries who are not covered by any banking system। ये प्रोग्राम जो माइक्रो क्रेडिट का प्रोग्राम है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, ये क्यों स्टार्ट करे गए थे, ये इसलिए स्टार्ट करे गए थे जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनके यहाँ बैंकिंग सिस्टम्स नहीं है, उनको क्या हो सके, क्रेडिट क्यों प्रोवाइड करा सके हम उनको, और वो भी क्या हो सके, डेवलप्ड हो सके। इसलिए हमने क्या करे, प्रोग्राम स्टार्ट करे। These programs are becoming popular among small borrowers because it involves very minimum legal formalities and non-collateral। आप जब सबको जैसे कि पता है, जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी लगती हैं, कोलेटरल्स, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है हमें बदले में कुछ ना कुछ। लेकिन ये माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब हो गए, इनमें क्या करना होता है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जो स्मॉल बोरोवर, जो छोटे उधार लेने वाले लोग होते थे क्रेडिट, क्योंकि इसमें मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज लगती थी और आपको कुछ भी गिरवी में रखने की जरूरत नहीं थी, नो एनी कोलेटरल सिक्योरिटीज टू लैंड देयर। समझ गए? ओके। जैसे एग्जांपल में हमारा आ गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीस। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, एसएचजीस होते क्या हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इसके बारे में जान लेते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक ग्रुप्स ऑफ पीपल होता है, जो जैसे गांव में आपने देखा होगा, जब कई सारे लोग इकट्ठे होकर बैठ गए, ठीक है, 10-12 लोग मान लीजिए, इसमें माना जाता है कि इतने लोग होने चाहिए, कि वो अपनी क्या करते हैं, गुल्लक में सेविंग्स इकट्ठी करते हैं। आप मान लीजिए, हमने एक एग्जांपल ले लिया, उन्होंने क्या करी, अपनी सेविंग्स इकट्ठी करी। उसी ग्रुप ऑफ मेंबर्स में, जो उनका ग्रुप है, उसमें से अगर उसी मेंबर को किसी को भी नीड होती है, जब भी उनकी अकॉर्डिंग टू नीड, उनको क्या करते हैं, उसी गुल्लक में से उन्हीं को, उनके पैसों से, जो सबके पैसे उनमें से उनको क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करा देते हैं, क्रेडिट। लेकिन किसमें, कम इंटरेस्ट पे। जो बैंक 5 से मतलब 10 से 15% लेता है या 8% लेता है, उसको 2% या 2.5% में क्या करा देते हैं, मिनिमम इंटरेस्ट में क्या करते हैं, उसको प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू एड्रेस देयर कॉमन प्रॉब्लम्स, जहां पे वो अपने सारी प्रॉब्लम एक साथ लाके रखते हैं और क्या करते हैं, आपस में मदद करते हैं, आपस की एक दूसरे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हो गया, एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीपल हु कम्स टुगेदर टू एड्रेस देयर कॉमन प्रॉब्लम्स, ठीक है, एसएचजीस। अब जो एसएचजीस है प्रमोट करता है सेविंग हैबिट को। अब उनमें सेविंग हैबिट आ चुकी है। अमंग रूरल हाउसहोल्ड्स, इनमें क्या करते हैं, रूरल हाउसहोल्ड को प्रोवाइड कराते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ एसएचजीस पूल देयर सेविंग्स। जो एसएचजीस के मेंबर होते हैं क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को उसमें रखते हैं एंड ऑफर करते हैं क्रेडिट अपने ही मेंबर्स को, ठीक है, वो भी कम इंटरेस्ट में, डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। क्रेडिट इज ऑफर्ड विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी एंड अ मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो क्रेडिट, अब जो उसमें उधार दिया गया है, जो ऑफर कर रहे हैं अपने मेंबर्स को, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी को क्या कर देते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करा देते हैं, और वो भी मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, प्रेजेंटली। अब सबसे बड़ी बात यह कि देयर आर 54 लाख वुमेन एसएचजीस, मतलब जो 54 वुमेन एसएचजीस है, मतलब 54 लाख इनके ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में, इन अवर कंट्री। और उसमें कितने मेंबर्स है, 6 CR, मतलब 6 करोड़, 6 करोड़ वुमेन्स हमारी किस में आती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर आती हैं, जो हमारे अभी भी हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे एसएचजी खत्म हो जाता है। अब रूरल बैंकिंग और क्रिटिकल एवल्यूशन, आप सभी कैसे हैं? एंड हमें आपको जैसे कि पता है कि हमारा जो प्रीवियस पार्ट था, हमने उसमें सोर्सेज पढ़े थे, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बारे में पढ़ा था, खुद बैंक के बारे में पढ़ा था और आरबीआई के बारे में पढ़ा था, उसके रोल क्या थे और उसमें हमने डिफरेंस जाना था। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट थर्ड है, हम इसमें एक नए टॉपिक के साथ एक हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल एवल्यूशन। अब क्रिटिकल एवल्यूशन हमसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, रूरल बैंकिंग के बारे में। मतलब जब रूरल बैंकिंग का दौर स्टार्ट हुआ था तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिला। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको ये पूरा याद करना है अच्छे से। अब जब भी आपको किसी भी टॉपिक के बारे में क्रिटिकल एवल्यूशन पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले से क्या बताने होते हैं, एडवांटेजेस के बारे में बात करनी होती है, उसके अच्छी बातें करनी होती है, फिर हम उसके डिसएडवांटेजेस बताते हैं।
इसके साथ इसमें डिसएडवांटेजेस आते हैं उसकी, क्योंकि ये क्या है क्रिटिकल एवल्यूशन है, जिसमें हम क्या बात करते हैं इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों देखते हैं। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, लास्ट में हमें लिखना होता है कंक्लूजन। फिर हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। मतलब अब जो कंक्लूजन हम लिखते हैं इसमें हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाते उस चीज का, हम उसमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, उसके बारे में जो हमें फील हुआ, जो हमें इंपैक्ट पड़ा, पॉजिटिव एडवांटेजेस दिखाया जाता है कंक्लूजन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। इसमें रूरल बैंकिंग के हमें फायदे क्या हुए, इंपैक्ट क्या पड़े, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट। चलिए सबसे पहला रूरल बैंकिंग इन इंडिया। जो रूरल बैंकिंग हमारे इंडिया में सिग्निफिकेंटली क्या कर रहा है, एक्सपेंड हुआ आफ्टर कब, जब नेशनलाइजेशन हुआ इसका कमर्शियल बैंक का 1969 में। 1969 में क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था जितने भी हमारे मेजर कमर्शियल बैंक थे। अब ये सरकार ने जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक थे तो क्या कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। उससे क्या हुआ, जो अंडर में हमारे कमर्शियल बैंक लिए गए थे उनपे रोल डिसाइड करा गया था, वो क्या करेंगे, जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक थे वो प्रमोट करेंगे क्या, सोशल बैंकिंग। अब ये सोशल बैंकिंग क्या होती है, सोशल बैंकिंग को जानने से पहले हम बात करते हैं सोशल बैंकिंग जैसे क्रेडिट एट मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स टू पीपल रूरल के। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग थे उनको जो है कमर्शियल बैंक से क्या कराएंगे, मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब कम ब्याज दर पे उनको क्या कराएंगे, क्रेडिट प्रोवाइड कराएंगे। समझते हैं, कमर्शियल बैंक का ये क्या था, एक सोशल बैंकिंग का जो उनको प्रमोट करता था। ठीक है, सेकंड NABARD। जो NABARD का हैज मेड अ सब्सटेंशियल डिफरेंस इन द इंस्टीट्यूशनल ऑफ रूरल क्रेडिट। अब जो NABARD का उसने सब्सटेंशियल एक डिफरेंस मतलब एक बहुत ज्यादा डिफरेंस पैदा करता है, गैप पैदा करता है इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बीच में। अब जो ये इनके बीच में गैप पैदा करता है कि अब वो उनको क्या देते थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे क्या देते थे, हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करते थे, लेकिन NABARD ये सब जो इंस्टीट्यूशंस है ये क्या कराते थे, बहुत कम रेट पे उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराते थे। और जो रूरल फाइनेंसिंग था और बहुत ज्यादा बिकम ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइज बना, उनसे बहुत ज्यादा मतलब जितने भी रूरल पीपल था उनका शेयर किसमें बढ़ चुका है, जो रूरल क्रेडिट ज्यादातर किससे लिया जाता है, हमारा उधार गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र है वो सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते हैं। जितना भी क्रेडिट होता है ज्यादातर 79%, 69% तक किससे, हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज गिवन फार्मर फ्रीडम फ्रॉम द डेब्ट ट्रैप ऑफ मनी लैंडर्स। अब जो मनी लैंडर्स होते थे, जमींदार होते थे, वहां से भी उनको क्या मिल गई, आजादी मिल गई। मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है अब वो फार्मर को क्या दिला रहा है, फ्रीडम दिला रहा है, मतलब उनको आजादी दिलाती है किस चीज से, डेब्ट ट्रैप से। जो भी मनी लैंडर से वो उधार लेते थे अब वो किस में फंसते चले जाते थे, डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते थे, मतलब उधार के जाल में फंसते चले जाते थे कि उनके उधार चुकाने के लिए वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लेते थे, उनका उधार चुकाने के लिए दूसरे से लोन लेते थे, फिर उनका उधार चुकाने के लिए दूसरे से लोन लेते थे। यही इससे क्या होता था, सब ये डेब्ट ट्रैप में फंसते चले जाते थे। उसी की वजह से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की वजह से वो उनको क्या मिली, इस चीज से आजादी मिल गई। लास्ट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट हैज आल्सो प्रमोटेड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की वजह से जो हमारी एग्रीकल्चर में कमर्शियल डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिले, हमारे कई सारे कमर्शियलाइजेशन देखने को मिला, किसकी वजह से, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की वजह से। ओके, ये से क्या थे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स या जो हमारे एडवांटेजेस थे। अब डेफिशिएंसीज के बारे में बात करने के लिए हमने पढ़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। अब सबसे पहला बैंकिंग क्रेडिट या इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रिक्वायर्स कोलेटरल सिक्योरिटी। अब जो बैंकिंग क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, उसको किसकी जरूरत होती है, कोलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। मतलब आपको क्रेडिट तो मिल रहा है बट आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ गिरवी रखना होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच अ लार्जर सेक्शन ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑफ्टन लेफ्ट आउट। बिकॉज जो लार्जर सेक्शन ऑफ हमारी सोसाइटी कैसी है, रूरल फैमिली की स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स है, उनको कोलेटरल सिक्योरिटी पे रखने के लिए ज्यादातर कुछ होता नहीं है, इसलिए उसकी वजह से उनको क्या नहीं हो पाता, लोन प्रोवाइड नहीं हो पाता। इसकी वजह से एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गिना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ्टन शोज लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस इन द रिकवरी ऑफ लोन्स, इट लीड्स टू इंक्रीज द डिफॉल्ट रेट। अब जो सरकारी बैंक्स होते हैं ये सब क्या करते हैं, जो भी लोन प्रोवाइड कराते हैं ये बिल्कुल भी ज्यादातर इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई जाती कि उनको जो लोन दिया है उन्हें वापस रिकवर नहीं है। अब उसकी वजह से जो रिकवरी ऑफ लोन है वो ज्यादा हो नहीं पाता और इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज हो गया डिफॉल्ट रेट। और डिफॉल्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है क्योंकि वो गवर्नमेंट स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाती रिकवरी करते समय। ठीक है,
थर्ड, मोस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ज्यादातर जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अदर देन कमर्शियल बैंक को अगर छोड़ दिया जाए, हैव फेल्ड टू डेवलप सेविंग हैबिट अमंग फार्मिंग फैमिलीज, सो मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट हैज रिमेन्ड वेरी लो। अब अगर हम जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कमर्शियल बैंक को अगर छोड़ दिया जाए, जो नाबार्ड हो गया, सैलरा ग्रुप्स हो गए, उनके अलावा कोई भी सेविंग हैबिट्स पैदा करने में कोई इतनी मदद नहीं करता लोगों की, बस खाली जो एसएचजी ग्रुप्स हो गए या नाबार्ड बैंक हो गए, इनकी क्या होता है, सेविंग हैबिट्स को क्या करते हैं, इंक्रीज होती है इनकी वजह से। लास्ट, ड्यू टू बर्डन ऑफ डेट के बर्डन की वजह से ऑन द फार्मर, सोसाइटी डेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है हमारी कंट्री में, पर्टिकुलरली हमारे जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, वहां पे जो डेट के क्या है, केसेस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है फार्मिंग एरिया में, अगर पर्टिकुलर फार्मिंग को देखा जाए, ठीक है। अब फॉर एक्सपेंशन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कंक्लूजन। ये क्या है हमारा कंक्लूजन है, फॉर एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, एक्सपेंशन करने के लिए हमारा बैंकिंग सिस्टम का उसको एक्सपेंड करने के लिए ऑल द अदर्स आर एनकरेज टू ओपन बैंक अकाउंट अंडर द स्कीम जनरल योजना। अब जो हमारी सरकार है, जो हमारा नरवाल है, उसने क्या करा, एक ऐसी स्कीम लाई, जनधन योजना। अब जितने भी हमारे पहले के समय की बात है, जिसमें हमारे जो बैंक अकाउंट होते थे बहुत ज्यादा कम होते थे, हमारे लोगों को मतलब इतना ना उन्हें जानकारी होती थी, ना उन्हें खोलते थे। उसकी वजह से, क्योंकि आपको ये पता है कि जितना बैंक में पैसा ज्यादा करेंगे वो आगे क्या करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे, उसी से हमारे यहाँ क्या बना रहता है, फ्लो ऑफ मनी बना रहता है। बट हमारे यहाँ कम होते हैं अकाउंट, ना लोग खोलते देते हैं। उसकी वजह से सरकार ने क्या करा है, जनधन योजना स्कीम लाई। इसके अंदर देखते हैं क्या था, जितने भी हमारे एक्सपेंशन बैंकिंग सिस्टम की फैसिलिटीज बनाने के लिए अडल्ट्स को एनकरेज करा गया अपना ओपन बैंक अकाउंट करें। इसमें जनधन योजना स्कीम के अंदर द अकाउंट होल्डर आर एंटल्ड टू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 1 to 2 लाख। जो भी इस अकाउंट का होल्डर होगा उसको एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा, कितना होगा, 1 से 2 लाख रुपए का। एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी फॉर 10,000 रुपए। मतलब अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 रुपीज, मतलब एक भी पैसा नहीं है, तो आप कितने पैसे निकाल सकते हो, उससे 10,000 रुपए तक के निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। दे कैन गेट देयर सैलरी वेजेस, जिसमें आप अपनी सैलरी वेजेस या ओल्ड एज पेंशन या अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम पेमेंट, जो आपका पीपीएफ हो गया ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट, या तो सीधा बैंक अकाउंट में आएगा। देयर इज नो नीड टू मेंटेन अ मिनिमम बैलेंस। आपको मिनिमम बैलेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ बैंक में होता है कि आपको एक मिनिमम बैलेंस 2005 क्या करता है, बनाए रखना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप क्या कर सकते हो, ऐसे नॉर्मल अपना बैंक अकाउंट 0 बैलेंस पे भी चला सकते हो, ठीक है। दिस हैज जनरेटेड more than 40 crore new account holders and banks have mobilized more than 1,40,000 crore to these accounts। अब जब ये स्कीम आई तो हमारे देश में 40 करोड़ क्या खुले इसी स्कीम के अंतर्गत न्यू बैंक अकाउंट खुले, और जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन में लोगों ने कितना पैसा जमा करा इसमें 1 करोड़ 40 लाख, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, थ्रू दीज अकाउंट, अब जब 1 करोड़ 40 लाख इसमें हमारी जितनी मतलब सेविंग्स लोगों ने इकट्ठा करी, तो वो क्या होगी, जो बैंक अकाउंट है उसमें वो उन्होंने इतना पैसा जमा करा, वो आगे क्या देंगे, उसको लोन प्रोवाइड कराएंगे। उसकी वजह से हमारे क्या होगी, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगी उन्हीं पैसों से। तो इससे तो अच्छा होगी, हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही काम आ रहा है, ओके। ये क्या है इसका कंक्लूजन, तो बस आप इसमें याद रखेंगे 40 करोड़ हमारे नए बैंक अकाउंट खुले और 1 करोड़ 40 लाख इसमें क्या हुआ, हमारे पैसे जमा होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ठीक है। अब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या थी, केसीसी। अब जो नाबार्ड बैंकर्स ने ये नया निकाला था, एक ऐसी स्कीम इंट्रोड्यूस करनी थी फार्मर्स के लिए। कब करी थी, सबसे पहले अगस्त 1998 में ये क्या थी, स्कीम आई थी, प्रीपेड बाय नाबार्ड। नाबार्ड की तरफ से क्या आई थी, स्कीम आई थी फार्मर्स के लिए। It aims at adequate and timely support to the farmers for their short-term credit needs। इसका एम क्या है, इसकी एडिक्वेट टाइमली सपोर्ट मिल
सके, किसको हमारे फार्मर्स को उनको शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड हो सके या फिर क्रेडिट की नीड्स उनकी फुलफिल हो सके इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड, जो किसान क्रेडिट कार्ड है इशू टू द फार्मर्स, इसमें इशू करा जाता है फार्मर्स को फॉर शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए लो इंटरेस्ट रेट पे फॉर क्रॉप प्रोडक्शन या नॉन फार्म एक्टिविटीज करने के लिए। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि ये हमारे कुछ क्रॉप एक्टिविटीज के लिए होती हैं, कुछ होती है हमारी वो अपनी अदर देन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं इन पैसों को। ठीक है, फार्मर्स आर इशूड अ क्रेडिट, अब जब फार्मर के लिए इशू करा जाता है क्रेडिट कार्ड का पासबुक विद द नेम, उसमें नेम एड्रेस डिटेल ऑफ द लैंड होल्डिंग, बोरोइंग लिमिट, वैलिडिटी पीरियड, इसमें कि वो किसान कितना बोरो कर सकता है और कितना उसकी देने की क्षमता है पैसे जो रिकवर करेंगे, तो उसकी बोरिंग देखी जाती है कि अगर हम उसकी इतनी लिमिट रखेंगे तो हमको इतना पैसा वापस भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये तो हमारे किसान के स्कीम। अब आता है हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग के बारे में। अब ये होती क्या है, सबसे पहले जानते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग डज नॉट सिंप्लीफाई इक्वल टू द फार्मर्स एट ब्रिंगिंग देयर प्रोड्यूस टू द मार्केट फॉर सेल देयर, rather it includes all those activities which has been gathering better price of for goods produced। एग्रीकल्चर मार्केटिंग यही नहीं है कि जो हमारे फार्मर्स है उन्होंने अपनी जमीन को क्या करा, जितनी उन्होंने प्रोड्यूस करी थी मार्केट में जाकर देख ली। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का असली मतलब ये होता है कि इसमें सारे प्रोसेस आते हैं, उसमें इन प्रोसेस की वजह से उनको क्या मिल सके, एक बेटर प्राइस मिल सके उनकी प्रोड्यूस का, उसमें ये गिना जाता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है सबसे पहले वो देख लेते हैं, प्रोसेस देखते हैं पूरा। सबसे पहले जब फार्मर ने अपनी प्रोड्यूस करी, हार्वेस्ट कर ली, मतलब जितने फसल उगाई उसने हार्वेस्ट तोड़ने का तो क्या करता है, गैदरिंग करता है। क्या करता है, गैदरिंग करता है, मतलब उन सबको इकट्ठा करता है, फिर उनको प्रोसेस के लिए भेजता है। प्रोसेस कर ली, प्रोसेस करने के बाद मतलब उनको आगे जाएगी, जितनी साफ होंगी वो सारी ग्रेडिंग करी जाएगी। फिर उनकी ग्रेडिंग में क्या होता है कि ये फसल ये वाली अच्छी, ये थोड़ी इससे लो, फिर ये इससे लो, फिर ये उससे अच्छी, इनका क्या करते हैं, सेक्शन कर देते हैं अलग अलग। फिर उनकी पैकेजिंग कर दी जाती है। पैकेजिंग में क्या होता है कि ये कट्टों में फिर उनके थोड़े छोटे पैकेट बनाए जाएंगे, फिर उनसे और छोटे पैकेट्स बनाए जाएंगे, और ऐसे बड़े बड़े उनके क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ पैकेजिंग करते हैं। फिर क्या करता है, उनको स्टोर करना जाता है, मतलब उनकी जब भी डिमांड आएगी तो हम उनको क्या कर सकते हैं, वहां से रिलीज कर पाएंगे, फिर उनको सेल कर पाएंगे, उनको स्टोर करेंगे। फिर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम आता है, उनको बेचना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे ट्रेडर्स को, सेलर्स को। ठीक है, इसका प्रोसेस था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के प्रोसेस में हमने क्या क्या देखा, असेंबलिंग जिसे हम गैदरिंग कहते हैं, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। ये क्या था, हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग का प्रोसेस था जो आपने पढ़ा। ठीक है, अब नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन, अब हमें क्यों जरूरत पड़ी स्टेट के इंटरवेंशन की, अब जानते हैं कैसे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल फ्रॉम मनीलैंडर। जब किसकी बात कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आजादी का समय था, तो जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी ना पूरी किसके अंदर थी, ऑलमोस्ट हमारे मनी लैंडर जो जमींदार होते थे वो चलाते थे पूरी। ट्रेडर्स जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, इन ऑर्डर टू पे ऑफ देयर डेट द फार्मर्स ऑफन मेड अ डिस्ट्रेस सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस। अब कमीशन जो एजेंट होते थे उसको अपना उधार चुकाने के लिए, जो फार्मर्स होते थे उधार चुकाने के लिए क्या करते थे, डिस्ट्रेस सेल करते थे, जितने भी उन्होंने फसल उगाई है उनको क्या करते थे, डिस्ट्रेस सेल कर देते थे। अब डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, सबसे पहले वो जानना है। डिस्ट्रेस सेल का मतलब होता है a situation when farmers are compelled to sell their, क्या एक सिचुएशन ऐसी जो फार्मर के लिए बनती है, वो अपनी सेल कर देता है जितनी भी प्रोड्यूस हो उसने करी, मतलब फसल जितनी हो गई मिली थी आफ्टर द हार्वेस्ट के बाद, नो मैटर हाउ लो द मार्केट प्राइस है। अब उससे कोई मैटर नहीं होता कि उससे कितना प्राइस मिल रहा है, अगर उससे कम भी प्राइस मिल रहा है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको क्या करना है, कर्जा चुकाना है अपना, उसको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, पैसे चाहिए कर्जे चुकाने के लिए। They had to suffer loss due to faulty grading, वो सफर करता है जो हमारा फार्मर होता है, किसकी वजह से, faulty grading होती है, जिससे कम वजन दिखा दिया और उसको क्या करते हैं, कम पैसे दे दिए। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट एंड लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, और लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज की वजह से भी उनको कई सारा लॉस झेलना पड़ता है। और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट होता है कि उनको अलग रेट बता दें, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती थी, उसकी वजह से क्या होता था, कई सारे उनको रेट में डिफरेंस दिखते थे। एंड द फार्मर्स ऑल्सो लैक इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, तो उनको इतनी नॉलेज नहीं होती थी कि मार्केट में क्या प्राइस मिल रहा है चीजों का। जैसे
मार्केट में 20 का प्राइस चल रहा है तो उन्हें वहां पे क्या कर दिया, 20 का ना देके 15 के हिसाब से दे दी, 15 के हिसाब से ना देके 10 के हिसाब से दे दी। ऐसे उनको क्या होता था, बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्टेट इंटरवेंशन की हमें जरूरत पड़ी थी। अब मेजर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट इंप्रूव द मार्केटिंग सिस्टम। अब मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स उठाए। सबसे पहले वो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केटिंग बनाए। क्या बनाए, रेगुलेटेड मार्केट बनाए, ठीक है। रेगुलेटेड मार्केट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ द प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमिटी इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। रेगुलेटेड मार्केट में क्या हुआ, रेगुलेटेड मार्केट स्टैब्लिश करी गई गवर्नमेंट के द्वारा। उसमें क्या होता था, उसी के उसमें मार्केट्स में सेल और परचेज होती थी, जो प्रोड्यूस होती थी वहां पे वो सारी मॉनिटर करी जाती थी एक मार्केटिंग कमिटी के द्वारा। अब इस मार्केटिंग कमिटी में कौन कौन होता था, रिप्रेजेंटेटिव होते थे किसके, गवर्नमेंट के, फार्मर और ट्रेडर। इन तीनों के बीच में क्या होता था, सेल और परचेज होती थी सारी, उनके मॉनिटर करते थे सब। These committees ensure that farmers get appropriate price for their produce। ये कमेटी का एक एम क्या था, इनका रोल क्या था वहाँ पे, कि वो एंश्योर करें फार्मर को एप्रोप्रिएट रेट मिल रहा है, उनकी ग्रोथ का जो उन्होंने ग्रो करा है, उन्होंने प्रोड्यूस करे उनका सही रेट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। सेकेंड, दी गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बुक रेगुलेटेड मार्केट यार्ड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ टाउन। और गवर्नमेंट ने क्या करे, और भी कई सारे आउटस्कर्ट या मोस्ट टाउन में जाकर क्या बना दिया, वहाँ पे भी छोटे छोटे मार्केट बना दिए जहाँ पे वो अपनी सेल परचेज कर सके। फार्मर कैन कम टू दीज यार्ड फॉर फेयर सेल। वो जो फार्मर होते थे वो इन यार्ड पे आते थे और फेयर सेल मतलब सही सेल, उनको बिल्कुल साफ मतलब पारदर्शी ना रहते, वो ट्रांसपेरेंट सेल होती है, प्रोड्यूस कर जाता था। दीज यार्ड ऑल्सो ऑफर स्टोरेज फैसिलिटी टू द फार्मर। और जो ये यार्ड होते थे वहां पे फार्मर्स को क्या दी जाती थी, स्टोरेज फैसिलिटीज भी दी जाती थी। सेकेंड, प्रोविजन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और प्रोविजन बनाया गया कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे उसमें इंक्लूडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दी गई, स्टोरेज फैसिलिटीज और पावर एक्सेट्रा। बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जो बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हमारे जैसे रोडवेज, रेलवेज, जो एनिमल्स फार्मर टू सेल प्रोड्यूस एट बेटर प्राइस। वो बेटर प्राइस क्या कर पाएंगे, उनको मिल पाएंगे अगर वो जल्द से जल्द क्या कर पाएंगे, रोडवेज, रेलवेज का यूज करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी, टाइम समय बचेगा, तो क्या कर पाएंगे, बेटर प्राइस निर्धारित कर पाएंगे। और जो स्टोरेज है हेल्प कर पाएगा फार्मर को सेल देयर प्रोड्यूस एट द टाइम। और वो भी अगर उसे स्टोरेज कर पाएंगे तो जिस समय पे उसकी डिमांड होगी तो उस समय पे क्या कर पाएंगे, अच्छे से सेल कर पाएंगे और एक बेटर प्राइस मिल पाएगा और प्रॉफिटेबल वो हो पाएंगे। इवन टुडे, अगर टुडे देखा जाए मोर देन 10% ऑफ द गुड्स, अगर 10% ऑफ द जो हमारे गुड्स हैं प्रोड्यूस करे जाते हैं वेस्ट ड्यू टू द लैक ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज की कमी से अगर उनको हम स्टोर नहीं कर पाते उसकी वजह से हमारे जो 10% ऑफ प्रोड्यूसर क्या हो जाती है, हमारी वेस्ट हो जाती है हमारी कंट्री में। देखिए स्टोरेज की वजह से हमें कितनी करनी पड़ती है। थर्ड, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज। अब कई सारी हमारी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज बनाई गई। गवर्नमेंट कहती है जब अगर आप अकेले क्या कर रहे हो, अकेले मार्केट जाते हो, सेल करते हो, अगर कुछ भी आप फर्टिलाइजर खरीदने जाते हो, कुछ भी सीड्स खरीदने जाते हो, जब आप अकेले जाते हो तो आपको क्या करती है, महंगी पड़ती है। अगर आप ये इकट्ठे होकर जाओ, एक साथ सारे फार्मर्स कलेक्टिवली एक साथ जाओ तो आपको क्या होगी, सस्ती मिलेगी। जब आप इन्हें बल्क में खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट अच्छा मिलेगा और आप क्या कर पाओगे, अच्छे से इन्हें प्रोड्यूस कर पाओगे और ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाओगे। गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग फॉर्मुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी। गवर्नमेंट एनकरेज करती है लोगों को कि आप क्या बनाए, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बनाए। एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, मेंबर होने सोसाइटी के मेंबर होने से जो फार्मर फाइंड दैटसेल्फ बेटर बार्गेनर, और वो क्या बन पाएंगे, बेटर बार्गेनर्स बन पाएंगे। जब उन्हें कई सारे बल्क में खरीदेंगे तो क्या कर पाएंगे, अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे, अच्छे रेट लगवा पाएंगे मार्केट में, और गेटिंग बेटर प्राइस थ्रू कलेक्टिव सेल। और कलेक्टिव सेल से वो एक बेटर प्राइस निकाल पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मिल्क कोऑपरेटिव इन द गुजरात, जो व्हाइट रेवोल्यूशन आया था। अब व्हाइट रेवोल्यूशन में आपको पता है जब दूध का दौर चला था कि दूध में जब हमारे प्राइस में क्या हो गए थे, हमारे डिक्रीज हो गए, सस्ते हो गए थे। अब उसके लिए कोई ड्रॉबैक्स भी थे किसके, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के। सबसे पहला पुअर कोऑर्डिनेशन था किसके बीच में, मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में और प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स के बीच में। जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स होते थे और जो प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स होते थे उनके बीच में अच्छे से संबंध नहीं बन पाए थे, पुअर कोऑर्डिनेशन होता था। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव्स, और कई सारे शॉर्ट टर्म साइड है जिसमें हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बीच में।
फोर्थ आता है नेक्स्ट हमारा, फोर्थ आता है हमारा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। अब कई सारी हमारी पॉलिसीज लाई गई थी वहां पे इंस्ट्रूमेंट, जैसे सबसे पहला एमएसपी। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में इट इज एन एश्योरेंस टू द फार्मर। ये कई सारी ऐसे पॉलिसीज थी जो हमारी सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें जो फार्मर्स थे उनको क्या मिली, मदद मिली। सबसे पहले था हमारा एमएसपी, जिसमें इंश्योर करा गया था कि फार्मर्स दैट देयर प्रोड्यूस वुड बी परचेज बाय द गवर्नमेंट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। अब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसमें क्या होता था, ये एश्योर करते थे कि जो फार्मर है उनको उनकी प्रोड्यूस का परचेज जो करे एक स्पेसिफिक प्राइस मिलता है। एमएसपी जैसे अगर आपका सरप्लस बचता है फूड ग्रेन, तो उसमें क्या होगा, आपको हमें ऐसा निर्धारित प्राइस होगा जो हम आपका खरीद लेंगे। आप अपने रेट पे तो कुछ देख लीजिए, बट हम आपको क्या कर देंगे, निर्धारित प्राइस रेट देंगे, जिसमें आप क्या कर पाएंगे, आप गवर्नमेंट को सेल कर पाएंगे। मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक ऑफ राइस एंड व्हीट बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये मेंटेन भी करते हैं किसका, बफर स्टॉक, किसके बीच में, राइस और व्हीट। किसके द्वारा, अभी टेबल में कभी भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा ये बफर स्टॉक बनाए जाते हैं। ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। एमएसपी परचेज फ्रॉम द फार्मर, जब वो फार्मर से परचेज करते हैं एमएसपी, आज क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। अभी बफर स्टॉक बना के रखते हैं कौन, हमारी सरकार। जब भी कोई रेमेडी की सिचुएशन आ गई, जब भी कोई हमारी स्टेट सिटी की सिचुएशन आ गई, इमरजेंसी आ गई, तो क्या करता है, यूज करते हैं। फिर अनाज जब पैसा ना होगा तो क्या कर पाएंगे हमारी सरकार, उसे सही समय पे यूज कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब सरकार क्या करती है, आपने देखा होगा कि जब हम अनाज खरीदते हैं जो गरीब लोगों के लिए सरकार निकालती है, उनको क्या मिलता है, जैसे 1 रुपए में क्या मिल गया, 1 किलो अनाज मिल गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस सिस्टम। ये पीडीएस सिस्टम के थ्रू दी जाती है। इम्प्लाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल थ्रू फेड प्राइस। उनको फेड प्राइस में मिलते हैं गरीब लोगों को एट सब्सिडीज रेट। उनको क्या बोलते हैं, सब्सिडीज रेट पे बोलते हैं, जो बेनिफिट होता है किसको, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। समझ गए। ये ऐसे हो गए जो हम मतलब उसके अनाज की दुकान बोलते हैं, अनाज आज में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारे पीडीएस सिस्टम के थ्रू हमें क्या मिलता है, अनाज मिलता है सस्ते रेटों पे गरीब लोगों को। अब कुछ शॉर्ट टर्म्स देखे गए। शॉर्ट टर्म्स किसमें देखे गए, हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। सबसे पहला लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ना होने के कारण अब जो फार्मर्स होते थे उनको क्या होती थी, प्रॉब्लम्स होती थी, उनको बेटर प्राइस नहीं मिल पाते थे, रोडें अच्छी नहीं थी, सड़कें अच्छी नहीं थी, उसके वजह से क्या नहीं हो पाता था, उनको बेटर प्राइस नहीं मिल पाता था, उनको दिक्कतें होती थी। फोर्स सेल होती थी, फोर्स सेल की वजह से उनको प्राइस नहीं मिल पाते थे अच्छे, किसकी वजह से, हमारे डिस्ट्रेस सेल की वजह से। हमने पीछे देखा था कि डिस्ट्रेस सेल की वजह से हम क्या कर पाते थे, फोर्स सेल करनी पड़ती थी मनी लेंडर्स के डेट को चुकाने के लिए। लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट फैसिलिटीज की कमी होना। हमने पढ़ा था कि कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ती है उनको कमर्शियल बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में, तो लोगों को इतनी जानकारी भी नहीं थी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, और स्टोरेज फैसिलिटीज न होने के कारण भी लोगों फार्मर्स को लॉस देखना पड़ता था। हमने पढ़ा था कि 10% ऑफ जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो क्या जाता है, हर साल वेट जाता है, किस वजह से, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होने के कारण। प्रेजेंस ऑफ मिडलमैन की वजह से भी, जो बीच में होता है, जो बीच में बिचौलिए होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनको लॉस देखना पड़ता है फार्मर्स को, उसकी वजह से भी उनको क्या होता है, लॉस होता है। एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, और वेट, और आपने हमें पीछे पढ़ा था कि जो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स है उनमें भी क्या होती है, कैसे दिक्कतें कर देते हैं जो मिडलमैन होते हैं, जिनको फार्मर सेल करने जाते हैं, उनको कम वजन बता के सब करके, तो उसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें देखनी पड़ती है। और इनएडिक्वेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, और उनको मार्केट इन्फॉर्मेशन के बारे में ना पता होना फार्मर्स को कि हमारे मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, क्या प्राइस नहीं चल रहा, उसकी वजह से उनको क्या देखने पड़ता है, लॉ देखने पड़ते हैं। कुछ हमारी क्या थी, शॉर्ट टर्म थी, हमने पढ़ी आज। ठीक है, चलिए आज की काफी है ना। अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, कौन सा, अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स आर रे ऑफ होप। अब कई सारे अल्टरनेटिव मार्केट्स बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, और उनके लिए क्या थी, एक उम्मीद की किरण जैसे थे। ठीक है, पढ़ते हैं। एन अल्टरनेटिव वे ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए क्या बनाया गया, एक अल्टरनेटिव वे बनाया गया, दूसरा रास्ता बनाया गया। एमर्ज आर चैलेंज
वह फार्मर्स। अब जो इनके चैनल्स थे, जो फार्मर्स के चैनल बनाए गए थे, अब उनको क्या करा, एमर्ज करा गया, एक साथ लाएगा, कैन डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर। अब बीच में जो सारे वो क्या होते थे, बीच में दलाल होते, बीच में कई सारे लोग होते थे, अब उनको हटा के, बीच के जो मिडल मैन होते थे उनको हटा के क्या कर दिया, अब जो प्रोड्यूस है, जो फार्मर्स प्रोड्यूस करते थे, अब डायरेक्ट किसको बेच सकते हैं, कंज्यूमर को बेच सकते हैं। कैसे, दीज चैनल्स आर अपनी मंडी एंड बिग बाजार्स। अब इनको हम क्या क्या बोलते हैं, हम इनके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं, जो आपको जो बुक में दिए गए हैं वो आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे अपनी मंडी और बिग बाजार कहाँ पे कहा जाता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। यहाँ पे अपनी मार्केट और बिग बाजार फार्मर्स क्या करते हैं, लगाते हैं अपनी और डायरेक्ट सेल करते हैं किसको, अपने कंज्यूमर्स को। जैसे हर्ष पर मंडी, ये कहाँ पे कहा जाता है, पुणे में लगती है। रितु बाजार्स, ये कहाँ लगते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट मार्केट्स लगती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और उजव सैंडीज, इनको क्या कहते हैं, उजव सैंडीज, तो ये कहाँ पे कही जाती है, तमिलनाडु में। जो ये नाम है आपको क्या करने हैं, ये याद करने हैं, ये अलग अलग जगहों पे लगने वाली अल्टरनेटिव मार्केट्स के नाम है जो फार्मर के द्वारा लगाई जाती है। और इसमें ना कोई मिडल मैन होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं अपनी क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल करते हैं किसको, अपने कंज्यूमर को, ठीक है। सेकंड क्या आता है हमारा, अनदर चैनल ऑफ एग्रीकल्चर, अनदर चैनल ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज डायरेक्ट सेल कॉन्टैक्ट विद द फार्मर बाय नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स। अब जो अनदर चैनल्स हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग के, अब वो क्या करते हैं, फार्मर क्या लेते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ले लेते हैं। जैसे अब जो फूड्स वाली मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जैसे KFC हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गए, लेज हो गए, चिप्स वाली कंपनी हो गई, उनको क्या होती है, इनको जरूरत होती है एक अलग तरीके की, मतलब आप वेजिटेबल्स कह सकते हैं, पोटैटो हो गया, उनके जैसे प्रोडक्ट्स में इसी तरह किस्म का क्या होता है, पोटैटो की नीड होती है, तो वो आलू की नीड होती है, तो क्या करते हैं, फार्मर्स को क्या देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि आप हमारे लिए क्या करें, इसकी फसल उगाएं और हमको क्या करें, डायरेक्ट सेल करें। इससे उनका प्रॉफिट भी अच्छा होता है, ना इसमें कोई रेट की होती है, लेकिन रेट उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो MNCs होती है, कि हम आपको इस रेट पे देंगे। और जो MNCs होती है उन्हीं जो फार्मर्स को क्या करती है, सीड्स प्रोवाइड कराती हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं और एडवांसमेंट के लिए क्या कराती हैं, उनको मदद करती रहती हैं, ठीक है। आगे जैसे एग्जांपल हो गया हमारा रिलायंस रिटेल्स, ये जैसे रिलायंस रिटेल हो गई, क्या करती हैं आपस में, उनको कॉन्टैक्ट बेस पे देती रहती है और उनकी हेल्प करती रहती हैं, ठीक है। These companies offer advance payment, और ये फार्मर्स को क्या देती हैं, एडवांस पेमेंट देती हैं टू सप्लाई फार्म प्रोडक्ट्स, उनके फार्म प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने के लिए। प्री डिटरमिनेंट प्राइस, मैंने बताया था, जैसे प्री डिटरमिनेंट प्राइस पहले से तय होता है कि हम किस रेट पे लेंगे। These company also help farmers with seeds and various other inputs for production। अब यही कंपनीज क्या करती हैं, फार्मर्स को जो उनको नीड, जिस हिसाब से नीड होती है उसी टाइप के उनका सीड प्रोवाइड कराती हैं और कई सारे फार्मिंग इनपुट्स प्रोवाइड कराती हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसकी वजह से दिस विल हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, इसी की वजह से मार्केट एक्सपेंशन होने में मदद मिलती है फॉर द फार्म प्रोडक्ट्स को, एंड विल रिड्यूस प्राइस रिस्क, और प्राइस रिस्क की क्या हो जाती है, चिंता खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है पूरा रिस्क। किसके लिए, स्मॉल और जो मार्जिनल मध्यम वर्ग के हमारे जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारा पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केटिंग, इसका दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है टू द रीएलोकेशन ऑफ सम फार्मर प्रोडक्टिव। अब क्या कर रहे हैं हम, फार्म प्रोडक्टिव जो रिसोर्स है, अब उनको नई एक्टिविटीज में ला रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को बदलने किसमें, अब किसको कम करने के लिए, मार्केट रिस्क को कम करने के लिए, बिकॉज प्राइस ऑफ ऑल द क्रॉप्स में नॉट ड्रॉप एट द सेम टाइम। अब जो प्राइस है किसका, क्रॉप्स का, हर समय क्या नहीं हो सकता, प्राइस एकदम से कम नहीं होगा। उसकी वजह से वन क्रॉप फैचेस लो रेवेन्यू। अगर आप क्या कर रहे हो, मतलब दूसरी जो आपने एक खेत में क्या करी, 2 क्रॉप उगाई, उसकी वजह से अगर दूसरी क्रॉप का प्राइस अगर आपको कम मिल रहा है, तो उसकी जो दूसरी वाली फसल है उसका प्राइस तो हाई होगा, वो तो अच्छे रेट पे जाएगी, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जो दोनों क्रॉप उगाई अलग अलग, उन दोनों के प्राइस एक साथ क्या हो जाए, गिर जाए, ठीक है। The other crop may fetch high revenue, so diversification help in stabilization of real income। इसकी वजह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर करने से हमको क्या मिलती है, फार्म जो इनकम होती है उसको स्टेबलाइजेशन मिलती है, मतलब स्टेबल रहती है हमारी इनकम। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन 2 तरीके से होती है।
एक तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हमने जैसे भी पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करें, डाइवर्सिफिकेशन करें कि आप एक क्रॉप ये वाली उगाएं, एक क्रॉप ये वाली उगाएं, मतलब डाइवर्स कर लिया हमने। दूसरा होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि आप नॉन क्रॉप प्रोडक्शन से अलग एक्टिविटी करें कुछ, मतलब आप फसल ना उगा के आप कुछ और डेयरी एक्टिविटी कर रहे हैं, नॉन फार्म एक्टिविटीज हो गई, आपने एनिमल हस्बेंड्री कर ली या कोई शॉप खोल लिया, कोई डेयरी खोल लिया आपने, उस तरह की चीजें, ठीक है, पढ़ते हैं। अब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता है क्या है, इट implies प्रोडक्शन ऑफ अ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन होता है डाइवर्स वेरीफाई ऑफ क्या करते हैं क्रॉप्स का, इसलिए रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप, किसी एक क्रॉप को ना रखते हैं, कई सारी क्रॉप को क्या कर रहे हैं, उगा रहे हैं। इट मीन्स शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, इसमें क्या करते हैं, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम से किसमें आ जाते हैं, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर, समझ गए। ऐसी ये वाला है हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट। इट इम्प्लाइज शिफ्ट फ्रॉम वन क्रॉप फार्मिंग टू अदर एरियाज प्रोडक्शन एक्टिविटी, हम साथ में फार्मिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम साथ में क्या भी कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी अदर एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे हम खेती भी कर रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं, गाय का दूध भी निकाल रहे हैं, गाय भी हमारे घर भैंस है तो हम उसका भी क्या कर रहे हैं, दूध भी बेच रहे हैं साथ साथ, तो ये किस में आ गया हमारा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब जो हमारा इमर्जिंग चैलेंज था उसमें पहला आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। क्या पढ़ना है हमें, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या आएगा हमारा, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर में हमने देखा फाइंडिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लिवलीहुड, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, लिवलीहुड जीने के लिए आउटसाइड एग्रीकल्चर, इट इज इंपॉर्टेंट इमर्जिंग चैलेंज ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब हमारे तीन तरीके की एक्टिविटीज आती हैं बाहर, या तो आप एनिमल हस्बेंड्री कर लीजिए, ठीक है, मतलब आप जैसे गाय हो गई, वो भैंसे हो गई, हमारी सीप्स हो गई, मुर्गियां हो गई, उनको क्या कर लीजिए, पालन पोषण कर लीजिए, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज कर लीजिए, मछली पालन। हॉर्टिकल्चर में हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आती है। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को देखते हैं सबसे पहले, सॉरी ये हमारा क्या है, पहले एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। एनिमल हस्बेंड्री इज एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट अदर देन फार्मिंग। एनिमल हस्बेंड्री एक इंपॉर्टेंट एरिया है, मतलब एक ऐसा अहम हिस्सा है किसके, एम्प्लॉयमेंट का, अदर देन फार्मिंग। फार्मिंग से अलग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लिवली स्टॉक फार्मिंग, हम इसे क्या भी बोलते हैं, लाइव स्टॉक फार्मिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लिवली स्टॉक इन इंडिया आर पोल्ट्री, कैटल एंड गेट्स, गोट्स एंड शीप। इसमें हम क्या करते हैं, पोल्ट्री करते हैं, कैटल करते हैं, गोट्स एंड शीप, मतलब हम क्या करते हैं, गायों को पालते हैं, हम मुर्गियों को पालते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, इनकी रियरिंग कराते हैं, आगे इनको करवाते हैं। एंड ये हमारी बहुत ज्यादा लिवली स्टॉक के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है कि हम इसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देखी जाती है, किसके बाद, अदर देन हमारी फार्मिंग के बाद, ठीक है। अब इसके टू प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स आती हैं, दो मेजर प्रॉब्लम क्या है इसकी रिलेटेड टू लिवली स्टॉक सेक्टर में, कि लो प्रोडक्टिव ड्यू टू बैकवर्ड नॉन हाउ एंड। अब लोगों को इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इसकी वजह से हमें लो प्रोडक्टिव देखने को मिलती है, और डेफिशिएंट वर्टिनिटी केयर, और लोग इसकी क्या नहीं कर पाते, ज्यादातर अच्छे से केयर नहीं कर पाते, उसके वजह से हमें क्या देखनी पड़ती है, इसमें लॉस होता है और लो प्रोडक्टिविटी देखनी पड़ती है। यही दो मेन कारण है इसके डाउनवर्ड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, इन मोस्ट एरियाज लिवली स्टॉक फार्मिंग इज कंबाइंड विद क्रॉप फार्मिंग। अब कई एरियाओं में क्या देखा जाता है कि लिवली स्टॉक फार्मिंग को किसके साथ कंबाइन कर देते हैं, क्रॉप फार्मिंग के साथ। इट इज नोन एज, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉप लिवली स्टॉक फार्मिंग सिस्टम। अब इसमें ऑपरेशन फ्लड, एक आपको टॉपिक जानना जरूरी है, ऑपरेशन फ्लड क्या होता है, ये आपको समझ आ गया। मिक्स्ड क्रॉप लिवली स्टॉक फार्मिंग, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों चीज को कंबाइन कर देते हैं, क्रॉपिंग को भी, फसल को भी, और लिवली स्टॉक को भी, ठीक है। अब ऑपरेशन फ्लड क्या है, सिस्टम ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव लॉन्च। अब ये किसके लिए कहा गया था, मिल्क कोऑपरेटिव चलाई गई थी, मतलब मिल्क को एक साथ, कोऑपरेटिव का मतलब एक साथ सेल करना। ये लॉन्च कब हुई थी, 1966 में, जिसे हमने क्या भी बोला था, व्हाइट रेवोल्यूशन, जब हमारे कंट्री में क्या आया था, व्हाइट रेवोल्यूशन। अब व्हाइट रेवोल्यूशन में हुआ क्या था, मेंबर्स फार्मर्स पूल देयर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फॉर कलेक्टिव सेल इन द मार्केट। अब इन्होंने क्या करा, जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी कलेक्टिव करी, मतलब जो प्रोडक्शन थी मिल्क की, इन्होंने क्या करा, कलेक्टिव एक जगह इकट्ठे करी और मार्केट में एक जगह
एक साथ जाके क्या करी, सेल करी, उसकी वजह से क्या हुआ, इट इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड इंक्रीज बार्गेनिंग पावर ऑफ द फार्मर्स। अब इसकी वजह से इंक्रीज हुई क्या, क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई प्रोड्यूस की, और इंक्रीज हुई बार्गेनिंग पावर ऑफ फार्मर्स। इसकी वजह से जो मार्केट में अच्छे रेट लगवा पाए फार्मर्स, बार्गेनिंग पावर उन्हें मिली, उसकी वजह से क्या उन्हें अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसकी वजह से वो अच्छे रेट लगवा पाए अपने मिल के। इट मेक्स द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोडक्ट चीपर। एपिक सेंटर ऑफ इन गुजरात, और इसका एपिक सेंटर कहां पे था, हमारा गुजरात में था। इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरिया इनकम जनरेशन, और एक इंपॉर्टेंट नॉन फार्म इनकम जनरेशन का जरिया बना। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने बात करी थी किसके बारे में, फिशरीज। अभी फिशरीज क्या होती है जानते हैं। फिशरीज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द स्टेट्स ऑफ केरल, महाराष्ट्र। अब जो फिशरीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अहम है लिवलीहुड पे रहने के लिए। कहाँ पे, केरल स्टेट होगी, महाराष्ट्र स्टेट होगी, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। फिशिंग कम्युनिटी, अब जो फिशिंग कम्युनिटी होती है कंटिन्यूस टू बी बैकवर्ड कम्युनिटी इन आवर कंट्री। इन्हें क्या माना जाता है, बैकवर्ड पिछड़ी कम्युनिटी माना जाता है हमारी कंट्री में। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक कंडीशन। अब हमने कई सारे स्टेप्स उठाए इनके लिए जिनसे इनकी इंप्रूव हो सके इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे लाइक क्रेडिट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू द फिशिंग कम्युनिटी टू ब्रेक देयर कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ इंडेप्टनेस। अब जिसे उधार के जाल में ना फंसे, अपने उधार क्लियर कर पाए, इसकी वजह से हमने क्या करा, इनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई फिशिंग कम्युनिटीज को। एंड नेक्स्ट, सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी शुड बी मेड टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फिशर्स कम्युनिटी। और हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी वहां पे क्या करा, क्रिएट करा, जिससे इनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। एंड फिशरी टेक्नोलॉजी शुड बी अपग्रेडेड, और जो फिशरी टेक्नोलॉजी थी हमने उसको क्या करा, अपग्रेड करता रहा, जिससे उनका प्रोडक्शन लेवल अच्छे से बढ़ सके, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ फिशरीज यूज्ड इन इंडिया। अब दो तरीके के सोर्स होते हैं, एक तुम्हारा इनलैंड सोर्स होता है, एक होता है मरीन सोर्स, ठीक है। अब इनलैंड सोर्स क्या होता है, जैसे रिवर हो गया, लेक्स, पॉन्ड्स ऑफ स्ट्रीम्स। इससे क्या होता है, इट कंट्रीब्यूट 65% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन में से हमारा 65% कौन देता है हमें, इनलैंड सोर्स, जिसमें क्या आती है, रिवर आती है, लेक्स आती है, पॉन्ड आती है, हमारी स्ट्रीम्स आती है। ऐसी मरीन सोर्स जिसमें सी, समुद्र और ओशियंस आ गए हमारे, ठीक है। अब इट कॉन्ट्रीब्यूट 35% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फिश प्रोडक्शन, और ये हमें कितना प्रोडक्शन देता है, 35% मरीन सोर्स देता है, 65% हमें कौन देता है, इनलैंड सोर्सेज। ये हमारे क्या है, दो सोर्सेज है किसके, फिशिंग यूज्ड इन इंडिया। एक तो हमारा हो गया इनलैंड सोर्सेज, एक हो गया हमारा मरीन सोर्सेज। ये हमें 65% कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, और ये हमें कितना देता है, 35%, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब हॉर्टिकल्चर की वजह से हमें क्या मिला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर का मतलब ये है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो किसका, क्रॉप प्रोडक्शन का। जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इंक्लूड, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या क्या आती है जानते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट जो सजाने वाले प्लांट्स होते हैं डेकोरेशन के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स, इस प्लांट्स आएगा, जो मेडिसिन दवाओं में यूज होते हैं, दवाइयों में यूज होते हैं वाले प्लांट्स हो गए, और एसेक्टर, ठीक है। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। अब इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कहां पे, पूरे वर्ल्ड में, जो वेजिटेबल और फ्रूट्स को ग्रो करता है, ठीक है। वी आर एमर्जिंग एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज। हम एक एमर्जिंग लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, मैंगोज के, बनानास के, कोकोनट्स के, कैस्यूस के, नट्स के, और वेरियस स्पीसीज, और कई सारी क्या है स्पीसीज हैं, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इट कंट्रीब्यूट्स 1/3 वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया। अब ये कंट्रीब्यूट करता है 1/3 ऑफ हमारे किसमें, एग्रीकल्चर आउटपुट में, और 6% हमारे किसमें, जीडीपी में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। हॉर्टिकल्चर हमारा 6% कंट्रीब्यूशन है इसका किसमें, जीडीपी में, ठीक है। सेकंड, एनहांसिंग द रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केट लिंकेज एंड टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स। अब जो हम हॉर्टिकल्चर को और ज्यादा क्या करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं। एनहांसिंग करने के लिए इसको क्या, किसकी जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है, बिजली के लिए, कोल्ड स्टोरेज, उनको कोल्ड स्टोरेज चाहिए,
एंड मार्केट लिंकेज और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स के लिए। इसको क्या मिलेगा, इससे बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई हो पाएगी और एनहांस हो पाएगी पूरी अच्छी हमारी मार्केट में। हॉर्टिकल्चर को इन्वेस्टमेंट की नीड हो गई, किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, मार्केट लिंकेज और टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक है टानवा। अब टानवा है क्या, TANWA, ठीक है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। टानवा की फुल फॉर्म क्या हो गई, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर इज अ प्रोजेक्ट लॉन्च इन तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ इनके लिए, टू ट्रेन वुमेन इन डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, कि वुमेन्स को क्या सिखाया जा सके, डाइवर्स टेक्निक सिखाया सके, मतलब और भी टेक्निक सिखाई जा सके किसकी, फार्मिंग की, फसल उगाने के लिए, मतलब और भी कई सारी टेक्निक्स सिखाई जा सके किसको, हमारी तमिलनाडु की जो वुमेन्स हैं। ठीक है, पर्पस, अब इसका पर्पस कारण क्या है, टू रेज एम्प्लॉयमेंट, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके, ठीक है, एंड इनकम थ्रू हाइगर प्रोडक्टिविटी, और उनको हाइगर प्रोडक्टिविटी, जो अच्छी फसल और ज्यादा फसल उगेगी उसको प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से क्या होगी, उनको हाइगर इनकम होगी। ठीक है, उसकी वजह से दीज ग्रुप्स वर्क एज SHGs, और ये वर्क किसकी तरह करते थे ग्रुप, सारे SHGs के, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह ही क्या करते थे सारे ग्रुप, काम करते थे। समझ आ गया टानवा। टानवा की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर। ये प्रोजेक्ट कहां चलाया गया था, तमिलनाडु में, ट्रेन करने के लिए वुमेन्स को डाइवर्स टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग्स की। ठीक है, पर्पस याद रखना, टू रेज एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए और इनकम बढ़ाने के लिए हाइगर प्रोडक्टिविटी की वजह से। और ये काम कौन करता है, डीज ग्रुप्स वर्क एज SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तरह काम करते थे। अब जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में क्या आया था, गोल्डन रेवोल्यूशन आया था और ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, अब गोल्डन रेवोल्यूशन क्या होता है, पढ़ लेते हैं। गोल्डन रेवोल्यूशन series of research, development and technological advancement that increase the production of horticulture crops जैसे vegetable, fruits and honey। अब जो हमारा कौन सा गोल्डन रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन में क्या होता है, गोल्डन रेवोल्यूशन किस लिए भी कहते हैं, जैसे हनी हो गया, हॉर्टिकल्चर के लिए माना जाता है। एक ऐसी सीरीज ऑफ रिसर्च है, हमने इसमें ऐसी रिसर्च देखी थी, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था, और जिससे इंक्रीज हो सके क्या, एक हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स थी, जिसमें हमारे वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गया और साथ साथ हमारा हनी हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ऐसे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा था रेवोल्यूशनरी राइजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, हमारा क्रॉप प्रोडक्शन में राइज हुआ था, जिसमें हम क्या कर सके थे, पर्टिकुलरली व्हेन व्हीट और राइस, किसके लिए, व्हीट और राइस, गेहूं और चावल के लिए, विद द हेल्प ऑफ HYV टेक्नोलॉजी। उसकी वजह से हमारी कंट्री में गई थी HYV टेक्नोलॉजी और केमिकल इनपुट्स ऑफ फार्मिंग देखे गए थे हमारी कंट्री में। समझ गए, गोल्डन रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज ऑप्शन ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। अब आईटी सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऑप्शन था किसकी, लिवलीहुड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में एक रहने के लिए, लोगों के लिए, लिवलीहुड के लिए एक कारण बन चुका था क्या, आईटी सेक्टर। जैसे आईटी रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी एज अ नॉलेज इकोनॉमी। आईटी जो सेक्टर हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा रेवोल्यूशन लाया जिसने प्रमोट करा इंडिया इकोनॉमी को, किसमें, एक नॉलेज इकोनॉमी में। अब नॉलेज इकोनॉमी का होने के कारण इट इज एक्सपेक्टेड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज ऑप्शन ऑफ लिवलीहुड इन रूरल एरिया। अब एक्सपेक्टेड करा गया कि एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा किसमें, लिवलीहुड में, रूरल एरिया की रहने का पूरा तरीका है वो रूरल एरियाज का। अब किस पे हमारा निर्भर होने वाला है, आईटी इंफॉर्मेशन पे। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट प्राइसेस। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी की वजह से क्या कर पाते हैं, प्राइसेस प्रिडिक्ट कर पाते हैं, क्या प्राइसेस होने वाले हैं, वेदर पता कर पाते हैं, उसकी वजह से उनको फसल उगाने में मदद मिलेगी, कौन सी कब उगानी, सॉइल कंडीशंस पता कर पाती हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए। ठीक है, एंड एकेडमी कॉल्ड, एक एकेडमी है जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी। एक एकेडमी है जिसमें ये सब सिखाया जाता है, इसमें इसकी स्टडी होती है, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, और ये एस्टैब्लिश करी गई थी किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा के द्वारा। जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी फॉर रूरल प्रोस्पेरिटी। ओके, ये हमारा चैप्टर है। अब ये इसका लास्ट टॉपिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक छोटा टॉपिक और है। अब एक टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने इसके कई बार पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं।
ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट जैसे कल्टीवेशन। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? एक ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, फार्मिंग रिलाइज अपॉन द यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स ऑफ कल्टीवेशन। हम इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिक या जिसे आप कह सकते हैं विदाउट एनी केमिकल यूज के हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। इसको ऐसी फसल उगाते हैं जिसमें हम ना केमिकल के यूज करते हैं और सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, एक ऐसा सिस्टम ऑफ फार्मिंग जो रिस्टोर करता है, मेंटेन्स करता है, एनहांस करता है किसको, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारी इकोलॉजिकल मतलब एनवायरनमेंट में क्या बनाए रखता है, एक बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, अब बेसिक ऑर्गेनिक इनपुट्स क्या है, जैसे एनिमल मैन्योर्स हो गया, कंपोस्ट हो गई, एनिमल मैन्योर हो गया, कंपोस्ट हो गई, खाद हो गई, इसके ये बेसिक इनपुट्स हैं। ओके, एंड देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल इनपुट्स, हम इसमें कोई केमिकल इनपुट्स का यूज नहीं होता, लाइक जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स का, ये प्योर ऑर्गेनिक होती है। इट इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट फोकसेस ऑन मेंटेनिंग सॉइल, इसमें क्या फोकस रखा जाता है कि मेंटेन रहे हमारी सॉइल की हेल्थ, सो दैट फार्मिंग बिकम्स अ लॉन्ग पीरियड सस्टेनेबल प्रोसेस, और फार्मिंग क्या बन सके, एक लॉन्ग सस्टेनेबल एक प्रोसेस बन सके, मतलब हमेशा हम क्या कर पाए, फार्मिंग कर पाए बिना सॉइल को खराब करे हुए, विद इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ। एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ अगर हम फार्मिंग करेंगे तो हम बहुत लंबे समय तक ये सब कर पाएंगे। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या इसके बारे में पढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला, डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, इसकी वजह से हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते। इट डज नॉट यूज सिंथेटिक केमिकल्स विच आर पेट्रोलियम बेस्ड, हम सिंथेटिक केमिकल्स को यूज नहीं करते जो पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है। सेकंड, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं हमारे ग्राउंड वाटर को, किसके द्वारा, रेजिंग द नाइट्रेट कंटेंट, जिसमें क्या होता है, मेन नाइट्रेट कंटेंट मिला होता है जो हमारी सॉइल को क्या करता है, वाटर को, ग्राउंड वाटर को खराब करता है। ओके, अब नाइट्रेट्स आर हेल्थ हैजार्ड पोल्यूट, नाइट्रेट क्या होता है, एक हेल्थ हैजार्ड पोल्यूट होता है जो एनवायरनमेंट को गंदा करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको यूज नहीं करती केमिकल फर्टिलाइजर्स को। ठीक है, अब सस्टेन रहती है हमारी सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल में नमी फर्टिलिटी बनी रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स एरोड्स द सॉइल फर्टिलिटी, बट एनिमल्स मैन्योर्स, जो ये केमिकल्स होते हैं सब तो खराब करते हैं, बट जो एनिमल मैन्योर कंपोस्ट होती है ये हेल्प करती हैं सस्टेन रहने में सॉइल फर्टिलिटी को, और इट इज कंडक्टिव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, एंड हेल्थियर एंड टेस्टियर फूड, अब इसका जो ऑर्गेनिक फार्म होता है उसका जो फूड होता है बहुत ज्यादा हेल्थियर होता है और खाने में भी बहुत ज्यादा क्या होता है, टेस्टी होता है। ऑर्गेनिकली जो ग्रोन होते हैं फ्रूट जो बनते हैं मोर न्यूट्रिशन होते हैं देन द फूड फ्रॉम केमिकल फार्मिंग, जो केमिकल फार्मिंग से बनेंगे। अदर देन ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले क्या होते हैं, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियंस होते हैं। इट ऑफर्स मच टेस्टियर फूड, और ये ऑफर करते हैं बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, खाने में टेस्ट अच्छा होता है देन कन्वेंशनल फार्मिंग, जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है, केमिकल पेस्टिसाइड्स वाली फार्मिंग होती है, उनके जो फूड होते हैं उससे बेटर होते हैं ये वाले फूड्स। ठीक है, समझ आ गया आपको एडवांटेजेस। अब आता है हमारा फिफ्थ, इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, और एक इनएक्सपेंसिव फार्मिंग है, मतलब इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए। कन्वेंशनल फार्मिंग मेक्स यूज ऑफ, इसमें क्या होता है जो हम केमिकल्स वाली करते हैं इसमें HIV सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और गुड इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए इन सबके लिए, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा लगता है। दीज थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ये क्या होती है, कई जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ते हैं इसके इनपुट्स। मोस्ट ऑफ द फार्मिंग इन इंडिया आर स्मॉल एंड मिडिल क्लास फार्मर, हमारे इंडिया में क्या है, ज्यादातर स्मॉल और मिडिल क्लास फैमिली है, सारी फार्मर्स हैं। उसके वजह से दे ऑफ्टन स्लिप इनटू इनडेप्टनेस, इसके वजह से वो मतलब हमारे उधार के जाल में ना फंस जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं इनपुट्स, उसके क्या होता है ये उधार उन पर पड़ जाता है। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर इनएक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। अब लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या प्रोवाइड कराती है आपको, इनएक्सपेंसिव, मतलब बिना खर्चे की कोई फार्मिंग हमारे इंडिया में प्रोवाइड कराती है फैसिलिटी। ठीक है, ये इसलिए क्या जाती है, अच्छी मानी जाती है। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, अब कॉम्पिटिटिव भी एडवांटेज है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग इन्वॉल्व अ लेबर इंटेंसिव प्रोसेस। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है अभी कैसी है, किस कौन सा बेस है, लेबर इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब लेबर लगती है, ह्यूमन की जरूरत होती है। अबंडेंस ऑफ लेबर प्लेसेस इंडिया इज अ पोजीशन टू स्पेशलाइजेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, और लेबर प्लेसेस इंडिया में क्या एक पोजीशन है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग हो पाएगी उसकी वजह से, क्योंकि हमारा लेबर इंटेंसिव
पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि हम पे लेबर बहुत सारी है इंडिया में। ठीक है, ये क्या थे इसके कुछ एडवांटेजेस थे जो आपको समझ आ गया, हमने एडवांटेजेस देखे। और इसी के साथ हमारी चैप्टर रूरल डेवलपमेंट क्या होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो, हमारे चैप्टर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छा लगता हो, ये नोट्स हैं ये आपके प्रॉपर आपके एंड मतलब जो बुक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर नोट्स हैं जो आप इन्हें लिख सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा, सी यू।